नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ सीपीएम नेटवर्क द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग, अच्छा बैक पास है, फॉरवर्ड है, या फ्लोट है, या फिर क्रिटिकल पाथ होनी है। सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या है, एक होता है हमारा एलएसटी, ठीक है, एक होता है हमारा ईएसटी। ये एलएसटी क्या होता है और ईएसटी क्या होता है? एलएसटी होता है मतलब लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, क्या होता है? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। और ये क्या होता है? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। क्लियर हो गया ये दो चीजें कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इसका। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना ये, इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आपको गर्मियों की छुट्टी पड़ी है और आपको दिया है क्या, आपको छुट्टियां पड़ी है मान लो 12 दिन की। क्लियर हो गया? 12 डेज की आपको हॉलिडे पड़ी है और आपको बोला है कि आपको ना 6 डेज मतलब 6 दिन का काम है आपके पास, ठीक है, 6 दिन का क्या है आपके पास? होमवर्क है। क्लियर हो गया? 6 दिन का होमवर्क है। तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप क्या कर सकते हो कि पहले के 6 दिन में आप सारा काम निपटा लो और बाकी के 6 दिन में आप क्या करो? एंजॉय करो। या फिर क्या करो कि पहले के 6 दिन तक आप एंजॉय करो और लास्ट के 6 दिन तक आप क्या करो? सारे एंजॉय करो और लास्ट में होमवर्क करो। और यहाँ पे क्या है? फर्स्ट में होमवर्क करो। तो ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो एक होता है देखो अर्ली स्टार्ट टाइम। अर्ली स्टार्ट टाइम क्या बोलता है? किसी भी एक्टिविटी को सबसे पहले मतलब सबसे पहले पॉसिबल टाइम जिसमें उसे शुरू किया कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम अर्ली स्टार्ट टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी एक्टिविटी को सबसे पहले पॉसिबल टाइम में जिसमें उसे शुरू किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं अर्ली स्टार्ट टाइम। क्लियर हो गया? और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया? किसी भी एक्टिविटी को जितनी देर से शुरू कर सकते हैं ना उसको हम बोलते हैं, मतलब शुरू कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट के डिले किए हुए, बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए, उसको बोलते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। यानी आपको ये नहीं लास्ट के 6 दिनों में करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 13वें दिन तक खत्म कर रहे हो। आपका क्या है? एक चीज जो कंस्ट्रेन है वो क्या है कि अगर जब आप लेटेस्ट स्टार्ट से टाइम कर रहे हो तो आप जो है अपना प्रोजेक्ट जो है वो टाइम तक शुरू बंद कर दो। ऐसा नहीं कि आप 13वें दिन तक भी काम कर रहे हो। तो ये होता है क्या? लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। एक होता है अर्ली स्टार्ट टाइम। क्लियर हो गया? दो चीजें एग्जांपल से मैंने बता दी, या तो आप जल्दी करो या तो फिर बाद में करो। ये दो चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अभी मैं बताता हूं इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे पूछा है कि हमारे अर्ली स्टार्ट टाइम जो है वो कैलकुलेट किससे कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, इसी तरह से क्या है हमारे पास? क्रिटिकल पाथ होल्डिंग। अच्छा, क्रिटिकल पाथ होल्डिंग का क्या मतलब है? क्रिटिकल पाथ बेसिकली क्या होता है ना, ये पता क्या बोलता है कि जब हम किसी ये मतलब ऐसा है कि कोई भी पाथ जो है ना, वो पाथ क्रिटिकल पाथ ना एक ऐसा पाथ होता है जिसमें ना कोई भी डिले अगर जो होगा ना तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो डिले हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि कोई इस पाथ में क्या होगा, कोई भी अगर डिले होता है ना तो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाता है। क्लियर हो गया? डिले मतलब कर जाता है, तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ होल्डिंग। यानी ऐसा समझो इसको ना, ये ना क्या होता है, एक तरह का ना लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पाथ जिसमें कि फ्लोट जो होता है दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? ये ना हर एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल पाथ। क्लियरली? तो ये क्या हो गया हमारा? एक तरह का क्रिटिकल पाथ हो गया। अब देखो ये जो फ्लोट एनालिसिस है ना, इस फ्लोट एनालिसिस का क्या मतलब है? मतलब हम इसका मतलब ये है कि जो एक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा डिले हो सकती है बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए। मतलब फ्लोट एक्टिविटी क्या है कि किसी भी वो ऐसी एक्टिविटी है कि आप उसको कितना भी डिले कर लो विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट, बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए, उसको बोलते हैं फ्लोट एनालिसिस। बेसिकली क्या है? फ्लोट, या फिर इसको हम बोलते हैं स्लैक। क्या बोलते हैं? फ्लोट भी बोलते हैं इसको, कई बार स्लैक भी बोलते हैं। यानी वो एक्स्ट्रा टाइम जो एक्टिविटी ले सकती है उसको हम बोलते हैं फ्लोट एनालिसिस। क्लियर हो गया इसको? अच्छा, फ्लोट एनालिसिस या फिर टोटल जो फ्लोट है हम उसको एक फॉर्मूले से निकालते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है? दैट इज द LS माइनस ES इज इक्वल टू LF माइनस EF। क्लियर हो गया? अच्छा, ये बेसिकली LS LF वगैरह वगैरह क्या है ये? देखो LS जो है ना इट इज नोन एज अ लेटेस्ट टाइम। क्या बोलते हैं इसको? लेटेस्ट टाइम बोलते हैं, या फिर लेटेस्ट स्टार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लेटेस्ट स्टार्ट बोलते हैं। ES को क्या बोलते हैं? अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश या फिर अर्लीस्ट फिनिश। तो टोटल फ्लोट बेसिकली क्या है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सको और कितना मतलब लेटेस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट स्टार्ट, यानी कितना जल्दी आप स्टार्ट कर, अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस लेटेस्ट स्टार्ट, यानी आप जितना भी प्रोजेक्ट को डिले किए हुए कितना लेट आप काम करोगे उससे माइनस कर दोगे जो भी आपने फास्ट काम किया। तो जितने दिन भी आपके पास एक्स्ट्रा बच गए ना, जैसे कि आपने मान लो कि 13 दिन की छुट्टी थी, आपने क्या किया कि लास्ट के 6 दिनों में काम किया और आपको एक दिन का एंजॉयमेंट मिला, तो वो जो एक दिन का एंजॉयमेंट है ना इट इज बीन नोन एज अ फ्लोट या फिर स्लैक। आप क्या कर सकते हो? कोई भी एक्टिविटी को ना एक दिन के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो दैट इज नोन एज द फ्लोट एनालिसिस। बेसिकली क्या हो रहा है फ्लोट एनालिसिस में कि किसी भी एक्टिविटी को डिले कर लो बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए। मान लो 13 दिन की छुट्टी थी, आपने क्या किया 1 से लेकर 12 तक लिया और आपने क्या किया 7 से शुरू किया और 11 आपने 12 में खत्म कर दिया, लेकिन 13 दिन की छुट्टी थी तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल गया। तो ये एक्स्ट्रा दिन क्या होगा? इससे हम कहते हैं फ्लोट एनालिसिस। समझो क्या? फ्लोट एनालिसिस क्या है कि कोई भी एक्टिविटी को मैं एक दिन एक्स्ट्रा जो है दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा है। क्लियर हो गया? फ्लोट एक्टिविटी क्या है? अच्छा, दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो देखो बैकवर्ड पास और क्या है? फॉरवर्ड पास। अभी बैकवर्ड पास और फॉरवर्ड पास क्या होता है? बेसिकली आपको अगर जो मैं बताऊं ना बैकवर्ड पास, तो बैकवर्ड पास क्या होता है? जो भी हमारा लेटेस्ट टाइम होता है, क्या होता है? लेटेस्ट स्टार्ट। अब लेटेस्ट स्टार्ट में कौन कौन सा आ सकता है? उसका या तो हमारा क्या हो सकता है? स्टार्टिंग का या फिर फिनिशिंग का। जैसे यहाँ पे बताया ना लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश, वैसे ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बैकवर्ड पास बेसिकली है क्या? बैकवर्ड पास पता क्या होता है? लेटेस्ट स्टार्ट से अगर मैं लेटेस्ट स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश माइनस द ड्यूरेशन, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा हमारा बैकवर्ड पास। इसको बोलते हैं बैकवर्ड पास करना, ठीक है। और फॉरवर्ड पास क्या हो गया? इसी का उल्टा हो गया। जैसे कि यहाँ पे क्या है? इसका उल्टा नहीं, लेटेस्ट आ गया ना, यहाँ पे बैकवर्ड में आता है लेटेस्ट और हमारा फॉरवर्ड पास में आता है अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल्स टू अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस द ड्यूरेशन। वो हमारे को निकालता है फॉरवर्ड पास। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो चीजें, बैकवर्ड पास क्या करता है? सीधा सीधा हमारा लेटेस्ट के साथ काम करता है कि लेटेस्ट स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश माइनस द जो भी ड्यूरेशन रहा है उसका। सेकंड ऑफ ऑल फॉरवर्ड पास क्या हो गया? अर्लीस्ट फिनिश इज इक्वल्स अर्लीस्ट स्टार्ट माइनस द ड्यूरेशन। जब हमारे लेटेस्ट स्टार्ट या फिर लेटेस्ट टाइम, सॉरी ऐसे बोलो, इसको लेटेस्ट स्टार्ट है ना, ये अभी के लिए लेटेस्ट स्टार्ट है, तो जब हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? लेटेस्ट
टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हम किसका यूज करते हैं, बैकवर्ड पास का यूज करते हैं। और जब हमें अर्लीस्ट टाइम का पता करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, हम फॉरवर्ड पास का यूज करते हैं। तो वही चीज बोलिएगी किसी भी सीपीएम नेटवर्क में जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो हम कैलकुलेट क्या यूज करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं फॉरवर्ड पास का। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फॉरवर्ड पास है वही क्या करता है, हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट या फिर अर्लीस्ट फिनिश को, दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, अर्लीस्ट टाइम। क्या बोल सकते हैं, अर्लीस्ट टाइम। तो अर्लीस्ट टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, फॉरवर्ड पास का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको, मैंने क्या बोला कि किसी भी सीपीएम नेटवर्क में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉरवर्ड पास का इस्तेमाल होता है ना। ये जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये जो मैंने आपको बताया। अच्छा, दूसरा क्या है कि बैकवर्ड पास, आप बैकवर्ड पास का यूज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो हम बात कर रहे हैं किसकी, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश की बात कर रहे हैं। इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हम बैकवर्ड पास का इस्तेमाल करते हैं। तो अर्लीस्ट तो आ ही नहीं सकता है, तो अर्लीस्ट क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। अच्छा, जो फ्लोट है वो क्या है, फ्लोट हम क्या निकालते हैं, फ्लोट से हम निकालते हैं, फ्लोट से यहाँ पे मैंने लिखा है कि फ्लोट से हम क्या निकालते हैं, दैट इज द ईएस, और हम वहां से क्या फाइंड आउट करते हैं, एलएस। अब इन दोनों के बारे में पता कहां से लगता है हमको, दैट इज द फॉरवर्ड एनालिसिस से पता लगता है। ठीक है, और क्रिटिकल पाथ क्या है, क्रिटिकल पाथ तो सब कुछ यूज करता है। क्रिटिकल पाथ कब मिलता है हमको, कंप्लीटली कब मिलता है, जब हमें पता होगा क्या, ईएस भी पता होगा, ईएफ भी पता होगा, एलएस भी पता होगा और एलएफ भी पता होगा। तो क्रिटिकल पाथ हमें तब मिलता है जब हम कंप्लीट नेटवर्क जो है ना, उस पूरी कंप्लीट नेटवर्क की जो टाइमिंग है उसको बताते हैं, उसका पता लगाते हैं, तो हमें क्रिटिकल पाथ मिलता है। क्लियर हो गया इतनी चीज, तो हमें क्या पता लग गया कि देखो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड से ही निकलता है, बाकी सबसे नहीं निकलता है। तो सीपीएम नेटवर्क द अर्लीस्ट टाइम इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉरवर्ड पास बिकॉज इट यूजेस द अर्लीस्ट टाइम ओनली। तो अर्लीस्ट टाइम को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट है या फिर फिनिश भी होता, तब भी हम क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ फॉरवर्ड पास का इस्तेमाल करेंगे। फ्लोट एनालिसिस क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें हमें क्या पता लगता है, एलएस और ईएस के बारे में पता लगता है। और क्रिटिकल पाथ में तो हमें इंटायरली सबके बारे में पता होता है, हमें तो अर्लीस्ट टाइम के बारे में पता करना था, तो क्रिटिकल पाथ में तो ये हम कभी नहीं निकाल सकते, क्रिटिकल पाथ भी कैंसिल हो गया। ठीक है, फ्लोट एनालिसिस के बारे में पता लग गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। क्या वो टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, क्या अनोवा है, या ची स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ना एक चीज समझो आप, सबसे पहले डाटास के बारे में समझो, क्या क्या डाटास होते हैं। सबसे पहले डाटा है हमारा दैट इज द कैटेगोरिकल डाटा। अभी कैटेगोरिकल डाटा क्या क्या मतलब है, मतलब ये है कि कैटेगरी वाला डाटा, क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी वाला डाटा। मतलब कि ऐसा डाटा, मान लो कि फॉर एग्जांपल जेंडर वाइज है, तो जेंडर वाइज क्या, मेल फीमेल, ये हो गया हमारा जेंडर वाइज। या फिर कोई ग्रुप हो गया, मान लो कि ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप का कैसे कैसे होगा कि ए बी है या ए बी है या ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब हमारे ग्रुप्स है। सी कैसा हो सकता है, या कोई आप सिंगल हो, क्या आप मैरिड हो, और क्या आप डाइवोर्स्ड हो। ये सब चीजें कौन दिखाता है हमको, कैटेगोरिकल डाटा। मतलब ऐसा डाटा जो सिर्फ क्या करे, कैटेगरी या फिर नाम के बेस पे क्या कर सके, हमारे कोई नंबर या ऑर्डर को नहीं दिखाता है। ये बेसिकली जो भी हमारा कैटेगोरिकल डाटा है वो क्या दिखाता है, सिर्फ कैटेगरी वाला डाटा दिखाता है। जैसे कि आप बोलो जेंडर वाइज, तो जेंडर वाइज क्या आएगा, मेल या फीमेल आएगा, क्या यहाँ पे नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आप जब ग्रुप्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे ग्रुप में बेसिकली क्या है, ए बी ओ नेगेटिव, तो यहाँ पे जनरलाइज वे में आप देखो तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, ना तो कोई नंबर है ना तो कोई ऑर्डर है, तो ऐसे डाटा को हम बोलते हैं जो कैटेगरी वाइज हमने क्या किया है, ग्रुप्स किए। तो इसको हम ऐसे डाटा को क्या बोलेंगे, हम कैटेगोरिकल डाटा, जिसमें कि आपको क्या ना दिखे, नंबर ना दिखे, ऑर्डर ना दिखे। तो ये क्या हो गया हमारा सबसे पहला, दैट इज द कैटेगोरिकल डाटा। ये क्लियर हो गया कैटेगोरिकल डाटा का क्या मतलब होता है। सेकंड डाटा जो है हमारा, सेकंड जो है दैट इज द ऑर्डिनल डाटा। क्या होता है, ऑर्डिनल डाटा। अभी इसका इस्तेमाल होगा तभी बोल रहा हूं मैं, यानी ऑर्डर वाला डाटा, ऑर्डर वाला डाटा। मतलब ऐसे है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप अगर किसी को रैंक कर रहे हो ना उसके लेवल पे, तो तुम क्या बोलोगे कि देखो इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा लो है ना। गेमिंग में क्या होता है, लो लेवल है, या फिर आपके पेपर में क्या होगा, लो लेवल था, मीडियम लेवल है, या फिर हाई लेवल है। क्लियर हो गया। अब किसी की रैंकिंग करनी होगी तो आप क्या बोलोगे, ये फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है और ये थर्ड आया है, तो रैंकिंग हो गया। या फिर किसी टी शर्ट की बात करूं तो टी शर्ट जो है उसमें क्या बोलते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, ऐसे ऐसे करके नंबर्स आते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारी एक ऑर्डिनल डाटा होते हैं, यानी ऑर्डर वाले डाटा होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जिसमें कि रैंकिंग में या फिर आप बोलो ऑर्डर में, रैंकिंग में या फिर हम किसकी बात करें, ऑर्डर में कोई भी हमको डाटा दिया जाता है तो हम उसको बोलते हैं। क्लियर हो गया है ना, कि किस तरह से ये वाले डाटा है। तो एक तो हो गया हमारा क्या, कैटेगोरिकल, जिसमें कैटेगरी वाइज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हो गया ऑर्डिनरी डाटा, जिसमें कि आपको क्या मिलेंगे, ऑर्डर मिलेंगे और नंबर मिलेंगे, नंबर देखने को मिलेंगे। दो चीजें होगी, एक तो इसमें नंबर और कोई भी हमारे ऑर्डर नहीं देखने को मिलेगा, नंबर नहीं देखने को मिलेगा। ऑर्डिनरी डाटा में आपको ऑर्डर भी देखने को मिलेगा, नंबर भी देखने को मिलेगा। तो ये दो डाटा के बारे में मैंने आपको बताना था जो कि इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, इतनी छोटी सी पॉइंट है ना। अब देखते हैं हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं। तो बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, अब हमने वो दोनों पढ़ ली। अब यहाँ पे देखते हैं ये यूज क्या होता है। सबसे पहले जो भी डाटा होता है ना, जब डाटा क्या होता है, ऑर्डिनल होता है, या फिर क्या होता है हमारा कैटेगोरिकल होता है, या रैंक का होता है, या फिर क्या हो, नाम का हो, तो उसमें हम यूज करते हैं किसका, जब भी डाटा क्या होगा, ऑर्डिनल होगा, मैंने आपको ऑर्डिनल का मतलब बता दिया, और कैटेगोरिकल होगा तब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डिनल आपको मैंने बता दिया था क्या होता है, जब हम रैंक की बात करते हैं, लो हो, हाई हो, मीडियम हो, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया। कैटेगोरिकल डाटा मैंने बताया जैसे कि मेल फीमेल, यस या नो, ये सब चीजें जो है कैटेगोरिकल टेस्ट में होता है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट होता है ना, ये नंबर की जगह रैंकिंग, ऑर्डर या फिर कैटेगरी पे काम करता है। क्लियर हो गया, इतनी सी बात। अच्छा, इसमें ना एक और चीज होती है, एक होता है नॉन पैरामेट्रिकल, एक होता है पैरामेट्रिकल टेस्ट। इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहली बात, जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं ना, पैरामेट्रिक
टेस्ट की हम बात करते हैं तो जो भी पैरामीट्रिक टेस्ट होता है ना, इसमें यूज क्या होता है, इसमें यूज होता है जो भी डाटा जब कॉन्टिन्यूस होगा, जो भी डाटा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे कि अगर मैं हाइट की बात करूं, इसकी बात करूं, हाइट की बात करूं, जैसे हाइट वाइज अरेंज करना है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तो हाइट वाइज अरेंज करना हो, या फिर किसी की सैलरी अरेंज करनी हो, हाई टू लो अगर जो हमें अरेंज करनी हो, जैसे कि किसी की 23,000 है, किसी की हमारी इससे ज्यादा 25,000 है, तो जब भी कोई भी डाटा जो होगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होगा ना, तब हम इसका यूज करते हैं। कौन सा? पैरामीट्रिक टेस्ट का। लेकिन जो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करते हैं तो हमने क्या बोला कि रैंकिंग के हिसाब से करेंगे, नाम के हिसाब से करेंगे, यानी इन दोनों के हिसाब से हम क्या करेंगे, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। लेकिन पैरामीट्रिक टेस्ट में एक कॉन्टिन्यूस डाटा होगा अबाउट द हाइट या फिर अबाउट द सैलरी होगा। क्लियर हो गया? अब ये डाटा ना हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है। क्या होता है? ये डाटा हमेशा न्यूमेरिक होता है। जो हम यूज करते हैं क्या निकालने के लिए, या तो हम एवरेजेस निकाल रहे होंगे उससे, या हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एनालाइज करते हैं। क्लियर हो गया इसमें? अच्छा, इसमें एक असम्पशन होती है। क्या होती है असम्पशन? कि हम जो भी डाटा यूज करेंगे ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा डाटा होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, वो कुछ भी डाटा हो सकता है। ठीक है, और इसके ना, इसके एग्जाम्पल जो है बेसिकली पैरामीट्रिक टेस्ट के, वो अब आपको आंसर पता लग जाएगा कि एक तो होता है देखो टी टेस्ट, वो क्या होता है, पैरामीट्रिक टेस्ट। जो भी हमारा जेड टेस्ट होता है वो भी पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, और जो अनोवा होता है वो भी इसी का एक एग्जांपल है। टी टेस्ट होता है स्मॉल साइज के लिए, स्मॉल साइज सैंपल होंगे ना उनके लिए यूज होता है। जेड टेस्ट किसके लिए होता है? लार्ज साइज सैंपल के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का जब हमें एवरेजेस निकालना होगा, ये सब करना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? जेड टेस्ट का यूज करेंगे। और टी टेस्ट किसके लिए होता है? स्मॉल साइज के लिए यूज होता है। तो ये तीन तो एग्जांपल किसके हो गए? पैरामीट्रिक टेस्ट के हो गए। और बच्चा क्या, इसका एग्जांपल क्या है? दैट इज द ची स्क्वायर टेस्ट जो है वो इसमें यूज होता है। ची स्क्वायर टेस्ट क्या एग्जांपल है हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का? दैट इज द ची स्क्वायर टेस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ची स्क्वायर टेस्ट होगा। ठीक है, बेसिकली जो ची स्क्वायर टेस्ट होता है ना, वो एक तरह का क्या है, कैटेगोरिकल डाटा को शो करता है। कैटेगोरिकल डाटा को, डाटा की जो रिलेशन है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। और क्या चेक करते हैं हम इससे? फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। क्लियर हो गया कि ची स्क्वायर टेस्ट हमारे किसके यूज होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के होता है। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जो भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो सबसे पहले उसका एग्जांपल क्या है? ची स्क्वायर टेस्ट है। क्लियर हो गया? और पैरामीट्रिक टेस्ट का क्या है? एक तो टी टेस्ट हो गया। टी टेस्ट किसके लिए होता है? दो ग्रुप्स की अगर जो हमें कंपेयर करना है एवरेजेस को, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जेड टेस्ट कब होता है? जब हमें ना इसका सैंपल का नंबर नहीं मालूम होता है। सैंपल का नंबर मालूम नहीं होता है तो टी टेस्ट का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें सैंपल का नंबर मालूम होता है, फॉर एग्जांपल एन जो है 100 है, तो हमें मालूम है कि इसका टेस्ट जो है, इसका जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है वो हमें नोन है। और अनोवा किसके लिए यूज होता है? जो भी हमारा 3 से ज्यादा ग्रुप की एवरेजेस को अगर चेक करना हो तो हम अनोवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ची स्क्वायर क्या है? रिलेशनशिप फाइंड आउट करता है वो किसके? कैटेगोरिकल डाटा के बीच में, और इससे हम फाइंड आउट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। ये तीन चीजें थी, आपको इंपॉर्टेंट थी, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट क्या है हमारे पास? जो कि हमारे को कैटेगोरिकल टेस्ट को, कैटेगोरिकल डाटा को एक रिलेशनशिप में शो करता है, और उससे हम निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गई इतनी सी बात? ठीक है, तो ये था हमारा ची टेस्ट वगैरह। दूसरा क्या है? थर्ड हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द डिजाइन थिंकिंग जो डिफाइन फेज है ना, वो किस पे फोकस करता है? किसमें? डिजाइन थिंकिंग में। डिजाइन थिंकिंग में जो डिफाइन है वो क्या हमें बताता है? जब हम किसकी बात करते हैं? डिजाइन थिंकिंग की बात करते हैं। तो जो डिजाइन थिंकिंग होता है ना, ये एक तरह का क्या है? क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है। क्या है? इट इज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है। सॉल्विंग प्रोसेस, समझ में आया क्या ये? इट इज अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जिसमें कि 5 स्टेप यूज होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले तो एम्फेथाइजिंग करना, एम्फेथाइज करना। एम्फेथाइजिंग मतलब उसको समझो। ठीक है, यूजर को समझो, इस तरह से यूजर को समझो, कोई भी यूजर है उसको समझो आप। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड ऑफ ऑल क्या है? डिफाइन करना। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करने को बोलते हैं। प्रॉब्लम को क्लियरली हमें डिफाइन करना पड़ता है, क्लियरली डिफाइन। ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिफाइन को करना। थर्ड क्या हो गया? दैट इज द आइडियाज। ठीक है, आइडियाज। अभी जो हमारे आइडियाज है इसका मतलब क्या है कि आइडियाज बनाओ, आइडियाज बनाओ। ठीक है, और फोर्थ क्या है? दैट इज द प्रोटोटाइप। उसका प्रोटोटाइप बनाओ, है ना। उससे क्या होगा? हमारा जो सैंपल है उसका सॉल्यूशन बनाओ, बेसिकली सॉल्यूशन बनाओ। फिफ्थ वन क्या हो गया? हमें उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा, तो टेस्ट करो उस सॉल्यूशन को टेस्ट करो, टेस्ट करो। तो बेसिकली क्या बोला कि कोई भी डिजाइन थिंकिंग का मतलब क्या है? डिजाइन थिंकिंग एक तरह की क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, जिसमें कि आपको 5 स्टेप करने पड़ते हैं। पहले एम्फेथाइज करो, जो भी यूजर है उसको समझो फर्स्ट। सेकंड ऑफ ऑल डिफाइन, जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियरली क्या करो? डिफाइन करो। आइडियाज क्या है? हमारी जो भी आइडियाज है उन आइडियाज को बनाओ, उसके ऊपर एक प्रोटोटाइप बनाओ, और प्रोटोटाइप के ऊपर टेस्ट करो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो डिफाइन वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा होगा? आइडेंटिफाई द बिजनेस गोल। क्या वो आइडेंटिफाई करना चाहता है बिजनेस गोल को? तो नहीं। टेस्टिंग द सॉल्यूशन, टेस्ट करना सॉल्यूशन को कहां पे होता है? 5th स्टेप पे होता है। तो 5th स्टेप तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या है? जनरेटिंग द आइडियाज। जनरेटिंग आइडियाज मतलब कहां पे है? 3rd स्टेप में। 3rd स्टेप में जनरेटिंग द आइडियाज है। लेकिन जो हमारा डिफाइन है वो क्या डिफाइन करता है? कोई भी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करो, यानी फ्रेमिंग द प्रॉब्लम क्लियरली। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? डिजाइन थिंकिंग के लिए। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट क्या है? क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि अ ग्राफ विद अ जीरो साइकिल इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? तो बेसिकली क्या क्या एग्जांपल है? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले समझते हैं कि कंप्लीट ग्राफ क्या है बेसिकली, है ना। जो कंप्लीट ग्राफ होता है ना, इसमें क्या होता है कि हर नोड्स, क्या बोल रहा हूं, हर नोड्स जो होते हैं वो हर दूसरे नोड्स के साथ क्या होता है? कंप्लीटली कनेक्टेड होते हैं, कंप्लीटली कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं? एक नोड्स जो है वो कंप्लीटली दूसरे नोड्स के साथ कंप्लीटली जो है वो कनेक्टेड होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? अगर हम नेटवर्क की डिजाइनिंग कर रहे हैं ना, नेटवर्क डिजाइनिंग, ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। या फिर जब हमें वर्स्ट केस सिनेरियो देखना पड़ता है, वर्स्ट केस जब हम सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो,
तो उस केस में क्या है, हम कंप्लीट ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे समझो कि 3 लोग हैं, है ना। अब मान लो ए, बी एंड सी जो है वो 3 लोग हैं, ठीक है। अब ये जो 3 लोग हैं ना, ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, यानी एक दूसरे का ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ए, बी और सी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस ग्राफ को बोल सकते हैं हम के एन ग्राफ। अब इस के एन ग्राफ में बेसिकली क्या हो रहा है, जितने नोड्स है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये क्या बना रहे हैं, एक तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक तरह का ट्रायंगल बना रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, साइकिल होते हैं, इसलिए ये आंसर हो सकता है क्या, यहाँ पे बोला जिसका साइकिल जो है वो 0 होगा। तो कंप्लीट ग्राफ में बोला है जब एक दूसरे के साथ वो कंप्लीटली कनेक्टेड होंगे तो वहां पे एक साइकिल बनना तो है पॉसिबल है। तो क्या कंप्लीट ग्राफ इसका आंसर हो सकता है, ये आप सोचो ये होगा कि नहीं, बताओ होगा कि नहीं। चलो देखते हैं। दूसरा क्या है, दैट इज द प्लेनर ग्राफ। अच्छा, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ क्या करते हैं, हम पेपर में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है, बिना किसी एज के। तो मान लो कि अगर हम पेपर में ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर जो मैं मैप डिजाइनिंग कर रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। जो हमारा मैप डिजाइनिंग है, उस मैप डिजाइनिंग जैसे ए है हमारा, ठीक है, तो ये जो मैप डिजाइनिंग है, इस मैप डिजाइनिंग में क्या होगा, बेसिकली हमारा एक सर्किट क्या होगा, एक सर्किट का लेआउट होगा। लेआउट होगा इसका अपना एक लेआउट होगा। वैसे ही किसमें, रोड की प्लानिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, रोड प्लानिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली है क्या ना, जो भी हमारा प्लानर ग्राफ है ना, ये क्या करते हैं, हम इसको पेपर में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक भी एज जो है ना, एक भी एज जो है एक दूसरे एज को, मतलब ऐसा समझो कि एक जो लाइन है ना वो दूसरी लाइन को कट नहीं करेगी। क्या नहीं होता इसमें, प्लानर ग्राफ में वन लाइन, ऐसे बोल सकते हैं, वन लाइन, ठीक है, वन लाइन विल नॉट कट अदर लाइन, यानी कोई लाइन एक दूसरी लाइन को कट नहीं करेगी, ठीक है। और यहां पे क्या नहीं होगा, नो एज, यहां पे बोलेंगे एज, नो एज विल ओवरलैप। तो बेसिकली प्लानर ग्राफ क्या है, एक ऐसा ग्राफ है जो कि हम किसमें, पेपर में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट नहीं करती, और क्या बोल सकते हैं कि जो भी हम बात करें, मतलब कट नहीं कर सकती, और क्या बोल सकते हैं कि कोई भी एज जो है किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। क्लियर हो गया। इसका पर्पस क्या है, मैप डिजाइनिंग में काम आता है, किसी सर्किट का लेआउट बनाने में काम आता है, रोड प्लानिंग में काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर वो वाला स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम जिसमें कि कोई भी डायगोनल नहीं है, वो स्क्वायर जिसमें नो डायगोनल इज देयर, ठीक है, नो डायगोनल इज देयर। तो अगर जब मैं बोलूं कि अगर जो मुझे स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाने के लिए क्या होगा, यहां से इधर को आएगा, यहां से इधर को आएगा, यहां से लेकर इधर को आएगा। तो कोई भी लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, नहीं कर रही है। कोई भी एज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, एक एज दूसरे एज बिना किसी ओवरलैपिंग के यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली क्या है, एक साइकिल फॉलो अप हो रही है कि नहीं, इसमें भी क्या हो रही है, एक तरह की साइकिल अप फॉलो हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, ये भी आंसर हो सकता है कि नहीं, बताओ। जहां पे साइकिल फॉलो हो रही है वहां पे आंसर हो सकता है कि नहीं, ये बताओ मुझे। नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये आप खुद ही कर सकते हो देख के। तीसरा क्या है हमारे पास, दैट इज द डायरेक्टेड ग्राफ। अच्छा, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, बेसिकली ऐसा ग्राफ होता है ना जिसमें कि एज के ऊपर जो डायरेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि देखो ए से अगर मुझे बी को जाना है और बी से मुझे ए को जाना है, तो इस तरह से जाएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा मींस टू से कि वो क्या करेगा कि एक ही डायरेक्शन की बात करेगा, ठीक है। इसमें एरो का यूज होता है, जैसे कि ए से लेकर अगर मुझे बी को जाना है तो मैं एरो से शो करूंगा, ठीक है। जैसे कि आप देख लो एग्जांपल, जैसे गूगल मैप होता है, ठीक है। क्या होता है गूगल मैप, अब गूगल मैप में आपने क्या डाला, होम से लेकर अगर मैं बोलूं ऑफिस तक जाना है तो एक ही डायरेक्शन दिखाएगा वो कि हाँ इस तरह से इस तरह को जाना है। अगर मुझे ऑफिस से मॉल को जाना है तो मैं क्या बोलूंगा कि एक ही डायरेक्शन है। तो जो भी डायरेक्टेड ग्राफ होता है ना, वो डायरेक्शन वाइज दिखाता है आपको फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसमें कोई भी क्या नहीं होता है, इसमें भी एक तो एरो का इस्तेमाल होता है इसमें, है ना, एरो का इस्तेमाल होता है। दूसरा यहाँ पे भी क्या है, एक साइकिल बन सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ए से लेकर बी को गया, बी से लेकर ए को गया, तो ये क्या बन रही है, एक तरह की साइकिल बन रही है, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ में। जैसे होम से ऑफिस गए और ऑफिस से हम घर आए, तो ये भी क्या बना रहा है, एक साइकिल फॉर्म कर रहा है। तो क्या डायरेक्टेड ग्राफ भी आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे बोला कि ऐसे ग्राफ की बात करो जिसमें कि जो भी हमारा साइकिल है वो बिल्कुल जीरो। तो डायरेक्टेड ग्राफ में भी साइकिल बनती है, प्लानर ग्राफ में भी साइकिल बनती है, कंप्लीटली ग्राफ में भी साइकिल बनती है। तो बच कौन सा गया हमारा, दैट इज ट्री। जो ट्री है बेसिकली, जब हम बात करें किसकी, ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्री क्या है, एक तरह का ऐसा, मतलब ये कोई कनेक्टेड तो है नहीं बेसिकली। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्री क्या है, बेसिकली ये पता क्या है, ये एक तरह का ना ऐसा ग्राफ होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसके सारे नोड्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। और ये अलाउ नहीं करता किसी भी साइकिल को हमारा अलाउ नहीं करता, कौन, ट्री नहीं अलाउ करता। क्लियरली जैसे कि फैमिली ट्री की बात करें, फैमिली ट्री में क्या होगा, एक तो चाइल्ड होगा, फिर उसके बाद ग्रैंड चाइल्ड होगा, है ना। तो यहां पे आपको कोई लूप देखने को मिल रहा है, तो देयर इज नो लूप ओवर हियर, ठीक है। जैसे कि आप किसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर में देखते हो तो क्या होता है, फोल्डर होते हैं, उस फोल्डर के अंदर और फोल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे ना बेसिकली जो ट्री की बात हो रही है ना, ये यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो भी हमारा ट्री है ना, इसमें क्या बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे नोड्स हैं वो सारे के सारे क्या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड या लिंक्ड है। क्लियर हो गया। और ये अलाउ नहीं करता क्या, किसी भी साइकिल को अलाउ नहीं करता। जैसे कि फैमिली ट्री की बात की तो चाइल्ड से लेकर ग्रैंड चाइल्ड तक, तो यहाँ पे कोई भी लूप नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो जहां पे भी नो लूप इज देयर, तो आप क्या बोल सकते हैं, बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि सिंपल और इफेक्टिव डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। जहां डुप्लीकेशन वगैरह या फिर आपको कोई भी लूप नहीं बताना है तो वहां पे इसका यूज होता है। तो ये इसका पर्पस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डेफिनेटली लूप हो जाएगा। पर जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, चाहे उसमें और भी कुछ भी जुड़ा हो आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिखा है, तो आपको हमेशा क्या लिखना है, ट्री ही है हमारे पास जो कि हमारे किसी भी लूप को या साइकिल को रिसाइकिल यानी साइकिल वापस साइकिल में नहीं आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्री इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी सी बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी एचडीआई है वो क्या इंक्लूड नहीं करता। अच्छा पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली क्या होता है ना, ये एक तरह का क्या होता है, इंडेक्स होता है। ये तो आपको पता ही लगा होगा कि इंडेक्स है। अच्छा ये इंडेक्स क्या है, ये होता है ना किसी भी कंट्री की जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ना, उसको हम अगर जो मेजर करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल उसकी हेल्थ को देखे, अगर ठीक है, एजुकेशन, उस कंट्री की पर्टिकुलरली क्या हेल्थ को देखे, एजुकेशन को देखे, या फिर हम उनके लोगों की इनकम को देखे, तो वो कौन दिखाता है हमको, एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाता है। क्या दिखाता है, एक तरह का ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है किसी भी कंट्री की क्या हेल्थ, एजुकेशन, इनकम के बारे में मेजर करता है। इन शॉर्ट इसको क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन की डेवलपमेंट को क्या करता है, वो मेजर करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ह्यूमन की डेवलपमेंट को मेजर करता है। उसमें क्या आ जाता है, हेल्थ भी आ जाती है, एजुकेशन भी आ जाती है, इनकम भी आ जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। ये मतलब इसका पर्पस ये होता है ना कि कोई भी कंट्री जो है अपने लोगों में कितनी हेल्थ लाइफ देखती है, और उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो इकोनॉमिक हमारी अपॉर्चुनिटी है, उन सबको अच्छे से दे पा रही है कि नहीं, वो कौन देखता है, हमारा एचडीआई देखता है। एचडीआई क्या देखता है हमारा, कि किसी भी कंट्री की कोई भी हेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, उसमें अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, ये सब कौन देखता है, हमारा एचडीआई देखता है। तो ये इसका मेन पर्पस है। दूसरा, इसके ना 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ये है कि आप ये बताओ, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जब लोग ना कितने साल जिए, मतलब वो अपनी लाइफ में कितने साल जिए, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। या फिर ऐसे सोचो जैसे कि जापान की है, तो जापान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो है अराउंड टू 84 ईयर्स, यानी बहुत अच्छी है उसकी, है ना, कि 84 ईयर्स है। इंडिया में कितनी है, 60 ईयर्स से लगभग इतनी है इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्सन कितने साल तक जीता है उसको ऑन एन एवरेज, तो वो कौन दिखाता है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाती है। क्लियर हो गया, जैसे कि जापान की है, अब कितनी है, 84 है, हमारी कितनी 60, मतलब 60 के राउंड है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसकी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन दिखाता है हमको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिखाता है। वो भी क्या है, 3 मेजर पॉइंट से, कौन कौन से, सबसे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, दूसरी कौन सी है, उसका एजुकेशन लेवल, उस कंट्री का जो भी हमारा एजुकेशन लेवल है उसको शो करता है। एजुकेशन लेवल मींस उसे, इसका मतलब ये है कि लिटरेसी रेट क्या है, उनकी नॉलेज को बेसिकली दिखाता है। कौन दिखाता है हमको, एजुकेशन लेवल दिखाता है। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो ईयर ऑफ स्कूलिंग की है ना, ईयर ऑफ स्कूलिंग या फिर लोगों ने कितना पढ़ा है, वो कौन दिखाता है हमको, एजुकेशन लेवल दिखाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि नॉर्वे है, तो नॉर्वे की जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एजुकेशन लेवल है बेसिकली, वो ना हाई लिटरेसी रेट है इनकी। कौन सी है, हाई लिटरेसी रेट है। और इनका जो एचडीआई स्कोर है ना, वो भी सबसे ज्यादा है, एचडीआई स्कोर भी इनका हाई है। तो ये कौन सा है, सेकंड है इसका मेजर कंपोनेंट, किसका, एचडीआई का। थर्ड हमारे पास जो है ना, दैट इज द ग्रॉस नेशनल इनकम। क्या होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, मतलब कि एक आदमी की, इन कोई आदमी है, उस आदमी की जो एवरेज इनकम होगी ना, एवरेज ईयरली इनकम को दिखाता है। कौन दिखाता है, ग्रॉस का, ग्रॉस नेशनल इनकम को कौन दिखाता है, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या दिखाता है, बेसिकली किसी एक बंदे की, सॉरी एक आदमी की जो एवरेज ईयरली इनकम है ना, उसको दिखाता है। इसका पर्पस क्या है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, या फिर आप बोल सकते हो कि उनकी लाइफ, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, उन सबको दिखाता है। ठीक है, उन सबको शो करता है कौन, हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम शो करता है ना। जैसे कि बोले कि अगर जो यूएससी है, जो हमारा यूएसए है, उसकी जो हमारी ग्रॉस नेशनल इनकम है ना, वो बहुत ज्यादा है, उनकी हाई इनकम है, कितनी है, हाई इनकम है। और उनका जो एचडीआई है ना, वो भी हमारा क्या है, हाई, उनका हाई है, यूएसए का हाई है। तो बेसिकली क्या बोला कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कौन दिखाता है, एचडीआई दिखाता है। ग्रॉस नेशनल इनकम कौन दिखाता है हमको, दैट इज आल्सो एचडीआई दिखाता है। और एजुकेशन लेवल भी कौन दिखाता है हमको, एचडीआई दिखाता है। क्या इंक्लूड नहीं करता, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, मतलब कि कितने लोग जो है वो काम करते हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं बेसिकली, तो कितने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब तो उन सबको कौन दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाता है। लेकिन वो एचडीआई में इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की डेवलपमेंट को दिखाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को नहीं दिखाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट विल बी इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं दिखाता हमारा एचडीआई। क्लियर हो गया इतना कि कौन दिखाता है कौन नहीं दिखाता है, एचडीआई कौन दिखाता है मेरे को। सबसे पहली बात तो एचडीआई की 3 मेजर कौन कौन से, जो पहले 3 है ना, ये 3 मेजर कंपोनेंट है। लाइफ की एक्सपेक्टेंसी दिखाना, कितने लोग जिए हैं ईयरली, है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है उनकी, या फिर उनका एजुकेशन लेवल कितना है, वो कितने एजुकेटेड है, कितने एजुकेटेड है सिंपली, है ना। और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कौन नहीं दिखाता, एचडीआई इसको नहीं दिखाता है। क्लियर हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप फैक्टर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली। तो देखो ना, सबसे पहले आपको शेप फैक्टर पता होना चाहिए क्या होता है। शेप फैक्टर बेसिकली क्या होता है ना, ये एक ना स्ट्रक्चरल टर्म है। क्या ये एक स्ट्रक्चरल टर्म है। ये क्या बताती है हमारे को, ये बताती है हमारे को प्लास्टिक मूवमेंट के बारे में, और क्या बताती है हमारे को, इलास्टिक मूवमेंट के बारे में। ठीक है, प्लास्टिक मूवमेंट मींस से मैक्सिमम लोड बेयरिंग स्टेज को बताती है। और इलास्टिक मूवमेंट क्या बताती है हमारे को, जब भी हम किसी सेक्शन को देखते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी सेक्शन देख लिया ना, तो उस सेक्शन को हम ना पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते, किसमें, इलास्टिक मूवमेंट में। यानी जब भी हम इस पे स्ट्रेस लगाएंगे ना, तो हम मैक्स ना लगा के हम ना एक लिमिट तक लगाते हैं, और हम बोलते हैं कि उसके बाद भी एक लिमिट के बाद भी क्या है कि स्टिल स्ट्रेस जो है हमारा विद इन अ लिमिट है। जो भी हम स्ट्रेस लगाएंगे वो विद इन अ लिमिट लगाएंगे, हम कभी भी एक्सीड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया इतना कि प्लास्टिक और इलास्टिक मूवमेंट बेसिकली क्या है। जो हमारा शेप फैक्टर होता है ना, इसका फॉर्मूला पता क्या होता है, दैट इज द एमपी डिवाइडेड बाय द एमएल। मतलब शेप फैक्टर ये बता रहा है कि हम जितना ज्यादा शेप फैक्टर होगा, मतलब इसका ये है कि अगर जो शेप फैक्टर बहुत ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उतना ही मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा और लोड बेयरिंग होगा। लोड बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बताएगा, लोड
बेयरिंग कैपेसिटी के बारे में बताएगा हमें। कौन बताएगा? शेप फैक्टर बताएगा। शेप फैक्टर क्या होता है? दैट इज एमपी अपॉन द एमएल। ठीक है, इसका पर्पस क्या है शेप फैक्टर का? इसका पर्पस पता क्या होता है? जब हम बीम या कॉलम देखते हैं ना, तो उस कॉलम में जो भी हमारा कोलैप्स पॉइंट होता है, क्या होता है? जो भी हमारा कोलैप्स पॉइंट होता है, उसको अगर जो मुझे आइडेंटिफाई करना है ना, तो मैं शेप फैक्टर की मदद से देखूंगा कि इसका शेप फैक्टर क्या है। अगर जिसका शेप फैक्टर विद इन अ लिमिट है, तो हमें क्या पता लग जाएगा कि इसका कोलैप्स, सॉरी विद नॉट इन अ लिमिट, जब हम उसके कोलैप्स पॉइंट को देखना चाहेंगे ना, तो हम शेप फैक्टर की बात करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा क्या है? जब हम प्लास्टिक एनालिसिस में यूज करते हैं ना, तो वहां पे हम क्या है कि स्ट्रक्चर को, ये जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है, तो इस प्लास्टिक एनालिसिस में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर को हम कब तक मैक्सिमम लोड तक लगाएंगे, ताकि हमें क्या पता लग जाए, उसका फेलियर पता लग सके कि कितने लोड में वो फेलियर हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारा इलास्टिक डिजाइन है और प्लास्टिक डिजाइन है ना, वो इन दोनों से ही आया हुआ है कि देखो इलास्टिक मूवमेंट फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, जब हम बात करें इलास्टिक डिजाइन की, तो इलास्टिक डिजाइन में हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड स्ट्रेंथ में ही बात कर पाते हैं, लिमिटेड स्ट्रेंथ में ही बात कर पाते हैं। क्लियर हो गया? और जब हम किसकी बात करते हैं, प्लास्टिक डिजाइन की बात करते हैं, तो यहां पे हम मैक्सिमम यूज करते हैं मटेरियल की स्ट्रेंथ का, मटेरियल के स्ट्रेंथ का। ठीक है, और इसी में क्या बताता है हमको शेप फैक्टर? हमें यह बताता है कि कितनी रिजर्व, ये क्या बताता है हमको कि कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ जो है, कितनी रिजर्व स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर के पास बची हुई है, स्ट्रक्चर के पास बची हुई है, बची हुई है। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब शेप फैक्टर क्या बताएगा हमको कि देखो, सबसे पहली बात आपको प्लास्टिक और इलास्टिक मूवमेंट क्लियर होना चाहिए कि प्लास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है जहां पे मैक्सिमम लोड बेयरिंग स्टेज आ जाती है, और इलास्टिक मूवमेंट वो है जहां पे स्ट्रेस जो है लिमिट के अंदर ही बात की जाती है। फिर मैंने बोला कि जो प्लास्टिक डिजाइन होता है ना, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हम ना प्लास्टिक डिजाइन में उसके फेलियर तक उसको चेक करते हैं, ऐसी स्टेज जहां पे वो मैक्सिमम लोड ले सके वहां तक हम बात करते हैं, और इलास्टिक डिजाइन में हम एक लिमिटेड स्ट्रेंथ तक की बात कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि जो हमारा शेप फैक्टर वो क्या बताएगा, फिर इलास्टिक और प्लास्टिक से क्या बताएगा। देखो यहाँ पे एमपी है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक मूवमेंट, और ये क्या एमएल है, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक मूवमेंट। ठीक है, एम ई लिख दो इसको बेशक, तो ये हो गया हमारा इलास्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली शेप फैक्टर क्या बताएगा कि कितना रिजर्व है, स्ट्रेंथ बची हुई है, स्ट्रक्चर के पास बची हुई है। क्लियर हो गया? तो ये कौन बताता है? शेप फैक्टर बताता है, यानी किसी भी बीम या कॉलम का कोलैप्स पॉइंट हमको डायरेक्टली बता देगा। क्लियर हो गया आपको इतना? दूसरा, इसमें एक और चीज होती है, इतना क्लियर हो गया आपको जो भी मैंने बताया अभी कि क्या क्या कर रहा है हमारा शेप फैक्टर। सेकंड ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं किसकी, शेप फैक्टर ना डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगुलर का ना, रेक्टेंगल या फिर ऐसे लिखो रेक्टेंगुलर, जो रेक्टेंगुलर है या फिर मैं बोलूं सर्कुलर है या फिर कोई आई सेक्शन है, इन सब की अलग अलग क्या होती है, वैल्यूज होती है फॉर द शेप फैक्टर। तो शेप फैक्टर फॉर द रेक्टेंगल क्या होती है, वो याद रखो ऐसे 1.5। ठीक है, आई सेक्शन के लिए क्या होती है, वो होती है ग्रेटर देन 1.1 होती है, और जो सर्कुलर है ना, वो होती है कितनी, 1.7 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1.7 विल बी द राइट आंसर। लगा पता आपको कि शेप फैक्टर क्या है? कि शेप फैक्टर जो है बेसिकली वो हमको ये बताएगा, उस मतलब ऐसे समझो किसी भी बीम का कोलैप्सिंग पॉइंट जो है हमें शेप फैक्टर बताएगा। दूसरा क्या बताएगा, कोई भी हमारे पास जो बची हुई स्ट्रेंथ है किसके पास, किसी भी स्ट्रक्चर के पास, वो ये चीज बताएगा। तो बेसिकली इसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं। तो मान लो कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए पूछा तो आप क्या बोलोगे, 1.5, किसी सर्कुलर के लिए पूछा 1.7, आई सेक्शन के लिए पूछा 1.1 से ऊपर, फॉर एग्जांपल 2 था, तो जैसे आई सेक्शन के लिए पूछ दिया यहाँ पे, तो आई सेक्शन के लिए आपको क्या क्या होगा, 1.5, 1.7, 2। तो ये सारे के सारे क्या है बेसिकली, ये सारे के सारे जो है 1.1 से बड़े हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं शेप फैक्टर फॉर द आई सेक्शन विल बी ये सारे। और जब हम बात करेंगे सर्कुलर की, तो 1.7, और रेक्टेंगुलर के लिए 1.5। सेकंड वीक है 12, क्या बोला है 12 में कि फॉर क्विक सेटिंग सीमेंट जो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 से नहीं होना चाहिए, 60 से नहीं होना चाहिए, 90 से नहीं होना चाहिए, 120 से नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ना, क्विक सेटिंग सीमेंट बेसिकली होता क्या है, जो क्विक सेटिंग सीमेंट होता है ना, इसके नाम में ही लिखा है देखो, ऐसा सीमेंट ना जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाए, सेट हो जाए, बहुत जल्दी सेट हो जाए। यूजुअली ये बेसिकली किसके लिए होता है, मॉइस्ट कंडीशन की बात की गई है इसमें, मॉइस्ट कंडीशन में यूज होता है। क्या यूज होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, बेसिकली क्यों यूज हो रहा है, जिस भी जगह पे ना हमें जल्दी सेटिंग चाहिए ना, फॉर एग्जांपल अगर हमको रिपेयर करना है ना, रिपेयर इमरजेंसी रिपेयर करना है, या फिर कहीं कोल्ड वेदर हो, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? इसका पर्पस क्या है, देखो सबसे पहली बात तो आपको दिख ही रहा है, सेटिंग मतलब एकदम से सेट हो जाए। टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग क्या, टाइम को सेव करना, इसलिए यूज कर सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि अगर हमें जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो स्ट्रेंथ गेन करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड ऑफ ऑल क्या हो जाता है कि अगर हमें लीकेज या सीपेज की जगह पे कहीं पे इंस्टॉल करना है, जैसे लीकेज हो रही है कहीं पे, है ना, सीपेज हो रही है, वहां पे हमें अगर बॉन्डिंग करनी है फटाफट, तो हम क्या यूज करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज करेंगे, है ना। मतलब ऐसे समझो, एग्जांपल एक तरह का ऐसे समझो कि अगर मुझे ना ब्रिज कंस्ट्रक्शन करनी है ना, तो ब्रिज की अगर मुझे पायर में रिपेयर करनी है, ठीक है, उसमें अगर मुझे रिपेयर करनी है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, क्विक सेटिंग का इस्तेमाल करूंगा। या फिर मुझे टनलिंग का, जो टनल है ना, उस टनल की अगर मुझे लाइनिंग करनी है, तो वो मैं किससे करूंगा, क्विक सेटिंग सीमेंट से यूज करूंगा। ठीक है, जहां पे मुझे क्विक सेटिंग चाहिए, तो ये यूज होता है किसका, क्विक सेटिंग सीमेंट का। दूसरा, अब इसकी फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको तो मैंने बता दिया ना क्या ये सब, पता लग गया होगा आपको क्या ये है ना। अब इसके फैक्ट्स पता क्या है कि ये जो हमारा इसकी दो टाइम होता है, एक तो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल, और एक होता है देखो फाइनल, इनिशियल, और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है ना, वो काफी फास्ट होता है, दैट इज अराउंड 5 मिनट में ये क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। लेकिन जब फाइनल सेटिंग टाइम है ना, वो होता है 60 मिनट। क्या होता है वो, 60 मिनट, और 60 मिनट से ऊपर नहीं जाता इसका फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता लगा होगा क्या है इसका ऑलरेडी आंसर कि 60 मिनट जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 30 मिनट क्या हो गया, वो फाइनल सेटिंग के लिए ना, फाइनल सेटिंग के लिए क्या है, ये बहुत शॉर्ट टाइम है। ठीक है, और जो 90 और 120 होता है ना, ये बेसिकली होता है नॉर्मल सीमेंट का। इसका होता है ये नॉर्मल सीमेंट का, ये नॉर्मल सीमेंट की क्या होती है बेसिकली, रेंज होती है। जैसे कि हम बोले ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड अगर जो मैं बात करूं तो उसकी कितनी होती है, अराउंड 10 आवर्स होती है।
10 आवर्स में क्या हो जाता है, वो सेट होता है। यानी किसकी बात करें, फाइनल की। अभी हम किसकी बात करें, फाइनल की बात करें, इनिशियल की बात नहीं करें। जो इसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है ना, वो अराउंड 10 आवर्स यानी 600 मिनट के राउंड होता है, ठीक है। और जो हमारा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, उसकी होती है फाइनल सेटिंग 30 मिनट्स, 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स से 30 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक जो रहती है इसकी रैपिड हार्डनिंग होती है, ठीक है। मतलब ये 2 घंटे में क्या हो जाता है, इजीली सेट हो जाता है, फाइनली सेट होता है। लेकिन जो क्विक सेटिंग सीमेंट है ना, देखो दो चीज, वैसे तो इस सीमेंट में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि सेटिंग और हार्डनिंग में क्या फर्क है, लेकिन ये इसकी बस ये पढ़ लो आप, ठीक है, कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कितना 10 आवर्स 600 मिनट, और जो रैपिड हार्डनिंग है उसमें क्या है 30 मिनट अराउंड टू 2 आवर्स जो है इसकी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है। क्लियर हो गया इतना, इसका तो पता ही लग गया होगा आपको। क्या क्विक सेटिंग सीमेंट में बेसिकली फाइनल कितना होता है 30 मिनट, और कितनी जल्दी सेट होता है, ये 5 मिनट में सेट हो जाता है। क्लियर हो गई ये चीजें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द जो मोस्ट क्रिटिकल कंडीशन है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द अर्दन डैम। बेसिकली अर्दन डैम क्या बोल रहा है, अर्दन डैम क्या होता है, जो मिट्टी और ग्रेवल से बना हुआ डैम होता है ना, जो पानी को रोकने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम अर्दन डैम। क्या, मिट्टी और ग्रेवल से बना हुआ, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं हम अर्दन डैम। किससे बना होता है, वो मिट्टी या ग्रेवल से बना होता है, ठीक है। ये जो हमारा अर्दन डैम होता है ना, इसमें जो बेस होता है वो बेसिकली जो वेट है बेस की, वो क्या रहती है, हाई रहती है, और इसमें ना स्लोप भी क्या रहती है, जेंटल रहती है। तो ये एक तरह का अर्दन डैम हो गया जो किससे बना होता है, हमारा पानी को रोकने के लिए बना होता है। क्लियर हो गया इतना कि अर्दन डैम बेसिकली है क्या। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीजें जैसे कि ए बी सी डी क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्टडी सीपेज बोल रहा है, रिजर्वायर फुल बोल रहा है, या रिजर्वायर एम्प्टी बोल रहा है, या सडन ड्रॉडाउन बोल रहा है। तो ये सब पढ़ लेते हैं बेसिकली है क्या। जब हम बात करते हैं ना सबसे क्रिटिकल कंडीशन की, तो सबसे क्रिटिकल कंडीशन मैं आपको अभी तो नहीं बता रहा हूं, पर अभी देख लो, सिंपल सी बात है। जब हम बात करते हैं कि बाकी सब ऑप्शन देखते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें किसकी, स्टडी सीपेज की बात करें, तो ये तो एक तरह की क्या है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है। इट इज अ नॉर्मल कंडीशन जहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, जब हम बोरे की जो एक स्टडी सीपेज, जब हमारे डैम, जब वो पानी जो है, जब ये डैम बनाया ना हमने, तो यहां से पानी जो है वो सीप थ्रू करता है, किससे, डैम के थ्रू करता है। क्यों, क्योंकि ये जनरली किससे बनी है, मिट्टी और ग्रेवल से। और आपको क्या पता है कि मिट्टी में वॉइड्स होते हैं, और वॉइड से क्या निकलता है, पानी निकलता है। ग्रेवल है, ग्रेवल में वॉइड्स है, तो उससे भी पानी निकलता है। तो इसने बोला कि जो स्टडी सीपेज है, क्या ये हमारी क्रिटिकल कंडीशन है। तो आप ही मुझे बताओ कि ये तो एक नॉर्मल कंडीशन है, क्या ये नॉर्मल कंडीशन कभी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। जब तक कि कोई भी सीपेज जो है, कंट्रोल सीपेज जब तक नहीं है, जब तक एक सीपेज जो है कंट्रोल होगा, है ना, पूरे सिस्टम में जब ये सीपेज कंट्रोल हो रहा है बाय फिल्टर्स या फिर किसी ड्रेन से, तब तक की कंडीशन जो है क्रिटिकल नहीं हो सकती। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब एक स्टडी सीपेज हो रहा है तब तक तो सारी कंडीशन ओके है, तो ये कंडीशन कभी भी हमारी क्रिटिकल नहीं हो सकती। तो इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, जब रिजर्वायर फुल हो, देखो जब तक हमारा यहाँ से प्रेशर लग रहा है ना, ये क्या एक तरह का प्रेशर है, इस पे लग रहा है, वो अर्दन डैम पे लग रहा है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अभी जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, अगर ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और आपका जो डिजाइन है वो ओके है, आपने बिल्कुल सेफ डिजाइन किया है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक कोई भी क्रिटिकल कंडीशन अराइज नहीं होगी, चाहे रिजर्वायर फुली क्यों ना हो जाए। आपका डिजाइन सही है, आपका जो डिजाइन है वो आपने सेफली डिजाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी हमारे नो सडन चेंजेस विल बी देयर, नो सडन चेंजेस विल बी देयर। किस कंडीशन में बात कर रहा हूं मैं, जब रिजर्वायर हमारा पूरी तरीके से फुल हो जाए और आपका डिजाइन बिल्कुल ओके हो, तो रिजर्वायर फुल होने से कोई भी क्रिटिकल कंडीशन जो है अराइज नहीं होती है। क्लियर हो गया। लास्ट वन क्या है, रिजर्वायर की खाली हो जाना। देखो प्रेशर जो है उस टाइम पे वो क्या रहेगा, सबसे लो रहेगा, है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सबसे कम रहेगा। तो ये जो डैम है, ओवरऑल जो डैम है वो स्टेबल ही रहता है एज कंपेयर टू उस कंडीशन में जो कि हमारा प्रेशर लग रहा है, रिजर्वायर फुल है, उसके हिसाब से जो रिजर्वायर एम्प्टी है, उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या रहता है, खाली है, अब कोई प्रेशर ही नहीं लगा रहा है। जब प्रेशर नहीं लगा रहा है तो क्रिटिकल कहां से हो गया, तो फिर ये भी क्रिटिकल नहीं है, ये भी क्रिटिकल नहीं है। अब जो क्रिटिकल केस है ना, वो होता है हमारा क्या, सडन ड्रॉडाउन का। क्या होता है सडन ड्रॉडाउन का, जब भी पानी ना सडनली निकलता है, जब भी पानी क्या हो रहा है, सडनली निकलता है, तो पानी क्या होता है, जो पानी है, पानी का प्रेशर तो चला गया, यहां से जो हमारा डैम था, अब इस डैम में एक तरह का क्या है, प्रेशर था पहले, किसकी वजह से, पानी की वजह से था। अब जो पानी है, जैसे हमने यहां से क्या हो गया, सडन ड्रॉडाउन हो गया पानी का, मान लो कि सडन ड्रॉडाउन हो गया। अगर ये सडन ड्रॉडाउन हो गया, फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो कि पाइपिंग होगी, ठीक है, वैसे इसमें नहीं होती अर्दन डैम में, आप ऐसे समझो कि आपने यहाँ पे गेट खोल दिया, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, गेट खोल दिया, मान लो कि अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ चीज आ गई, मान लो क्लाउड बर्स्ट हो गया, ठीक है, बादल फट गया, तो इन्होंने क्या कर दिया, गेट खोल दिया। अब जनरली क्या हुआ है, जब यहाँ का जो सारा का सारा प्रेशर था, वो सारा का सारा प्रेशर क्या हो गया, निकल गया, ठीक है, पानी का प्रेशर तो निकल गया, लेकिन जो स्लोप है ना, इस स्लोप, ये जो स्लोप है यहाँ पे, इस स्लोप के अंदर जो हमारी मिट्टी है वो अभी भी क्या है, सैचुरेटेड कंडीशन में है कि नहीं, सैचुरेटेड कंडीशन में। तो जो इसका पोर वाटर प्रेशर होगा ना, पोर वाटर प्रेशर जो होगा वो ना बाहर नहीं निकल पाता इतनी जल्दी जितनी जल्दी पानी निकल चुका है। तो यहाँ की जो स्लोप होगी ना, वो बेसिकली क्या होगी, वो अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको पता कैसे समझो, मान लो कि आपने क्या किया, इसको मैं मिटा देता हूं पहले, ठीक है। देखो यहां पे आप इसको एक एनालॉजी समझो कि सोचो क्या है, सोचो कि एक मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है ये क्या है, गीली है। क्लियर हो गया, ये जो मिट्टी है ये क्या गीली है, और इसके अगेंस्ट लग रहा था पानी, ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या लग रहा था, हमारा पानी का प्रेशर लग रहा था। अब क्या हो गया, अब आपने क्या कर दिया, पानी को हटा दो, यहां से पानी को हटा दो, लेकिन मिट्टी तो अभी भी क्या है, गीली है। ये जो मिट्टी है ये भी अभी क्या है, गीली है। तो इस गिल्ली मिट्टी है ना, इसमें जो है स्लाइड होने का खतरा है। क्या होने का खतरा है, स्लाइड होने का खतरा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी तो अभी भी इसके अंदर है, अब इस पे लग रहा है प्रेशर, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये स्लाइड होने की कोशिश करती है। दैट इज वाई ये एक तरह की क्रिटिकल कंडीशन है। कौन सी क्रिटिकल कंडीशन है हमारी, सडन ड्रॉडाउन के केस में। यहां पे मिट्टी जो है शेयर होने का खतरा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डैम जो है वो बर्स्ट हो सकता है, खराब हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब सडनली हमारा पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी का प्रेशर तो इजीली बाहर निकल गया, लेकिन जो हमारा यू है यानी पोर वाटर प्रेशर जो है वो तो वहीं पे रह गया उस मिट्टी के अंदर। अब मिट्टी के अंदर रह गया और ऊपर से लोड लग रहा है, तो हो सकता है कि ये शेयर भी हो जाए। तो ये क्या होगी, हमारी एक क्रिटिकल कंडीशन होगी, जहां पे हमें क्या पता लगता है कि मिट्टी के स्लाइड होने के चांसेस जो है वहां पे बढ़ जाते हैं और डैम फेलियर जो है वहां पे हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट क्रिटिकल जो हमारा है, जो हमारा मोस्ट क्रिटिकल
कंडीशन है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द अर्दन डैम, वो क्या है बेसिकली, एक सडन ड्रॉ डाउन जो है वो हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन है। समझ में आपको किस तरह से बोला गया मैंने आपको, है ना। और बाकी तो होंगे नहीं, ठीक है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। बाकी फोर्थ वन क्या है क्वेश्चन, विच इरिगेशन मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर रॉ क्रॉप्स एंड वाटर स्कैर्सिटी रीजन। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि रॉ क्रॉप के लिए, और देखो दो चीजें यहाँ पे, दो कंडीशन है, एक तो रॉ क्रॉप के लिए और साथ में इसके लिए जहां पे पानी की कमी हो, वाटर स्कैर्सिटी की रीजन हो। तो इन दोनों रीजन में आप कौन सा वाला इरिगेशन मेथड यूज करोगे, स्प्रिंकलर करोगे, वाटर करोगे, ड्रिप करोगे या फेरो करोगे, बताओ मुझे कौन सा करोगे, इतना तो आता ही होगा आपको। देखो जब हम स्प्रिंकलर की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे बारिश होती है ना उस तरह से होता है ये वाला मेथड। क्या होता है इसमें, आप ये एक नोजल जैसी होती है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके कुछ लगा होता है इसमें नोजल, ठीक है, और ये क्या करती है हमारे, ये घूमती है, ठीक है, एक रोटेशन से घूमती है, जो ये पानी जो है हमारे प्रोवाइड कराती है। छोटे छोटे नोजल्स होते हैं, इन नोजल से क्या होता है, पानी स्प्रे होता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम इसमें स्प्रे होता रहता है, और सारी की सारी जो हमारी क्रॉप है वो इरिगेट हो जाती है। तो हमें कौन सा चाहिए, एक तो रॉ क्रॉप के लिए, तो बेसिकली जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन का यूज करते हैं ना, ये किसके लिए करते हैं, हम वीट के लिए यूज करते हैं, है कि नहीं, और किसके लिए यूज करते हैं, बार्ले के लिए यूज करते हैं इसको हम, है ना, इन सब के लिए यूज करते हैं, लेकिन रॉ क्रॉप के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखो जब हम रेन ड्रॉप कर रहे हैं ना, जब हम सॉरी रॉ क्रॉप के लिए इसलिए यूज नहीं करते ना, क्योंकि देखो जो भी रॉ क्रॉप है ना वो वाइडली स्पेसिंग होती है ना, तो उसमें क्या है कि ये जो है हमारा मतलब इतनी ज्यादा नहीं है, इसको यूज नहीं कर सकते वहां पे। और दूसरा भी क्या लिखा है कि ड्राई एरिया के लिए यूज करना है। अब ये ड्राई एरिया के लिए यूज करना है तो वहां पे पानी तो इतना ज्यादा होगा नहीं, तो क्या आप स्प्रिंकलर का यूज करोगे, नहीं करोगे आप उसका वहां पे यूज, ठीक है। तो ये किसके लिए होती है जनरली, बार्ले या फिर आपकी वीट के लिए यूज होती है, कौन सी, स्प्रिंकलर मेथड। दूसरा क्या है, बॉर्डर इरिगेशन। अच्छा जो बॉर्डर इरिगेशन है बेसिकली किस लिए होता है, देखो इसमें ना बॉर्डर इरिगेशन में ना बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, नीड मोर वाटर, ठीक है। और कहां यूज नहीं कर सकते हम उसको, जहां पे ड्राई या फिर कोई सैंडी एरिया होगा ना वहां पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसके लिए यूज होता है ज्यादातर, फ्लड इरिगेशन के लिए, फ्लड इरिगेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये बेस्ट है फॉर द फ्लड इरिगेशन टाइप, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी किसके लिए होता है, पैडी के लिए होता है और वीट के लिए भी होता है। तो ये सब इन सब क्रॉप्स के लिए यूज होता है हमारा बॉर्डर वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दैट इज द फेरो। ये जो हमारा फेरो इरिगेशन है ना, बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम एक नैरो चैनल्स बनाते हैं और इन चैनल्स में क्या करते हैं, हम पानी को छोड़ते हैं और यहाँ से क्या है, रूट्स इससे पानी ले लेती है, ठीक है। जो भी इसने लेना है यहाँ से एक चैनल से बनाते हैं, छोटे छोटे चैनल बनाते हैं पूरे के पूरे उसमें, ताकि ये चैनल से क्या कर सके, पानी ले सके, कौन, हमारे प्लांट्स ले सके। तो ये बेटर किसके लिए यूज होता है, ये होता है हमारा शुगर केन के लिए, किसके लिए, शुगर केन के लिए यूज होता है, या फिर आप बोलो कॉटन की क्रॉप्स के लिए यूज होता है, या फिर आप मेज के लिए, ठीक है। यही चार चीजें होती है जो इसके लिए यूज होती है, कौन कौन सी, फेरो इरिगेशन वाली, नैरो चैनल बनाते हैं जहां पे पानी बह, ये सब के लिए यूज होता है। तो बताओ मुझे फेरो भी आप यूज करोगे, इसके लिए बेसिकली ना ज्यादा वाटर चाहिए, चैनल में आपको पानी छोड़ना पड़ता है खुला, तो पानी तो डेफिनेटली यहाँ पे कम है। क्या है यहाँ पे, देखो हमारे पास वाटर स्कार्सिटी वाला रीजन है ना, तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते। तो कौन कौन से कर सकते हैं हम, या तो हम करेंगे ड्रिप। ड्रिप में बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा ड्रिप होता है ना उसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमारी क्रॉप्स है ना, ये हमारी क्रॉप्स है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वो बनाते हैं, पाइप्स होती है ना, उन पाइप्स में नोजल्स बनाते हैं और उन नोजल से क्या होता है, बूंद बूंद भर ना पानी गिरता रहता है, ठीक है, बूंद बूंद क्या गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है, जिसको क्या करते हैं रूट्स, डायरेक्टली ये सीधा रूट्स में पहुंचा देता है। कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने प्लांट लगाया, आपने यहाँ पे पूरा का पूरा आपको सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये पाइप्स का पूरा पूरा सिस्टम है, यहाँ से क्या है, इसमें नोजल्स लगाए होंगे। अब नोजल से क्या है, ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी नीचे गिरता रहेगा और यहाँ पे प्लांट भी गिरेगा सीधा, तो ये प्लांट जो है उसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब करती रहेगी। तो बेसिकली किसी भी ड्राई रीजन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जो हम रॉ क्रॉप की बात करते हैं ना, तो जब हम फेरो की बात करते हैं, ये वाला फेरो की बात करते हैं ना, इसमें भी क्या होता है, रॉ क्रॉप के लिए इजीली हो जाता है ये। वैसे ही क्या है, रॉ क्रॉप इसमें भी यूज हो जाती है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, दूसरा, ये तो फर्स्ट था, सेकंड क्या है कि जो हमारा ड्राई रीजन है, क्या वहां पे आप फेरो का इस्तेमाल करोगे, क्या आप ऐसे चैनल बना सकते हो बड़े बड़े और उसमें खुला पानी छोड़ना पड़ता है, नहीं कर सकते, क्योंकि पानी की कमी है तो वहां पे कर नहीं सकते। लेकिन ड्रिप जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि किसका इस्तेमाल करना है, दो कंडीशन थी, इसलिए दोनों कंडीशन के हिसाब से हमें आंसर देना था इसका, कि एक तो कौन सी, एक तो हमारे पास रॉ क्रॉप होनी चाहिए, दूसरी वाटर स्कार्सिटी के केस होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। और जो हमारा ड्रिप इरिगेशन होता है ना, ये मतलब आप समझ लो 95 से लेकर 85 से लेकर 95 तक इसकी क्या रहती है, एफिशिएंसीज रहती है, मतलब ये काफी ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। इट इज अ वेरी एफिशिएंट, वेरी एफिशिएंट। क्लियर हो गया, ड्रिप इरिगेशन बेसिकली है क्या है, पानी को जो डायरेक्टली क्या है प्लांट्स तक पहुंचाती है, वो बेसिकली क्या है, थ्रू अ पाइप, है ना। इसमें क्या होता है, ड्रिप ड्रॉप्स होते हैं जिससे कि सीधा सीधा पानी किसमें जाता है, रूट्स में जाता है। और इसकी मतलब आप ऐसे समझ लो 90 से लेकर 95% इसकी क्या रहती है, एफिशिएंसी रहती है। और रॉ क्रॉप कैसी कैसी, या तो कॉटन के लिए, ठीक है, या तो क्या शुगर केन के लिए, इन सब के लिए बेस्ट होती है कौन सी, हमारी ड्रिप इरिगेशन। क्लियर हो गया, या फिर कोई भी हमारे को सब्जी उगानी है तो उसके लिए भी, ठीक है। वही चीज रॉ कॉटन और शुगर किसके लिए यूज हो सकता है, फेरो के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन हमें क्या पता है कि यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी का केस है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आना पड़ेगा उसके लिए पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है वो बिटवीन होता है स्ट्रेस के वर्सेस द स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस द स्ट्रेन कर्व, समझ में है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक होता है हमारा, एक सीधी लाइन होती है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोलो सीधी लाइन होती है यहाँ पे, और उसके बाद होता है हमारा क्या, थोड़ा सा ईल्ड पॉइंट के बाद हमारे पास ऐसे करके कुछ कर्व आता है। तो ये हमारा क्या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। एक पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द यील्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या है ये, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऊपर, क्या है ये, सबसे पहला हमारा दैट इज द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, यील्ड पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट जो होता है हमारा दैट इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये क्या हो गया, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? कौन कौन से पॉइंट है? यील्ड पॉइंट है एक तो, और इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, एक है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पे जो हमारा यील्ड पॉइंट है ना, वो क्या शो कर रहा है? यील्ड पॉइंट हमारे को ये बता रहा है ना कि जब हम ये देखो, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है ना, ये बनता है किसी मटेरियल के लिए, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, तो उस मटेरियल के जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, तो वहां पे जब यील्ड पॉइंट की बात आती है ना, तो वो होता है मटेरियल का इलास्टिक से क्या हो रहा है, इलास्टिक से वो जा रहा है कहां को, प्लास्टिक स्टेज को जा रहा है, प्लास्टिक जोन में जा रहा है। प्लास्टिक जोन कौन सा हो गया? जो हमारा परमानेंट जो डिफॉर्मेशन होती है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, प्लास्टिक स्टेट। क्या बोलते हैं उसको? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी यहाँ पे जो मटेरियल है वो परमानेंटली क्या हो गया, डिफॉर्म हो चुका है, अब वो ना इरिवर्सिबल नहीं हो सकता। लेकिन जब हम इलास्टिक स्टेट की बात करते हैं ना, यानी ये वाली स्टेट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर जो कोई भी मटेरियल को आप यहाँ तक लोड लगाओगे और उसका छोड़ दोगे ना, तो वापस से वो क्या करेगा, अपनी जो शेप है वो रीगेन कर लेगा, ठीक है। जैसे कि एक रबड़ होता है, एक रबड़ को आप एक लिमिट तक ही खींच सकते हो, उसके बाद वो वापस आ जाता है अपनी शेप में। लेकिन जब एक लिमिट के बाहर आप चले जाते हो, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, वो वापस से इरिवर्सिबल नहीं होगा। तो वो कौन सी स्टेट होगी? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये वाली स्टेट कौन सी होगी? इलास्टिक डिफॉर्मेशन। किसकी? एक मटेरियल की। क्लियर हो गया? तो यील्ड पॉइंट क्या है? जब इलास्टिक जोन से वो प्लास्टिक जोन की तरफ को जाएगा, दैट इज नोन एज द इलास्टिक पॉइंट। क्लियर हो गए? दो पॉइंट कौन कौन से? एक तो यील्ड पॉइंट वाला, और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब कौन सा बचता है? द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है? मैक्सिमम स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम स्ट्रेस किसी भी मटेरियल का, जो कि क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस किसी भी मटेरियल का जो कि वो झेल सकता है। अब ये क्या है? ये ना एक लास्ट पीक होती है। क्या होती है? इट इज द लास्ट पीक ऑफ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो कब आती है? जब ना कोई मटेरियल मैक्सिमम स्ट्रेस जो है झेल लेता है, उस टाइम पे क्या आती है? हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पता लग गया। तो क्या इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बेसिकली होगा क्या? ये हमको मिलता है कहां पे? इलास्टिक स्टिफनेस में। मतलब इलास्टिक स्टिफनेस क्या होती है? देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सॉरी इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अच्छा, हम बात करें इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? इलास्टिक स्टिफनेस की बात समझना पड़ेगा, फिर आपको पता लगेगा क्या मतलब है। जो इलास्टिक स्टिफनेस होती है ना, मतलब स्टिफनेस का मतलब ही क्या होता है कि मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है, कोई भी मटेरियल जो है वो कितना कितना रेजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन को। कब तक? जब तक कि वो इलास्टिक कौन सी होगी हमारी? ये वाला रीजन। यानी वो जब तक रिवर्सिबल जोन में हो, तब तक वो कितनी रेजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन को। यानी क्या बोल सकते हैं कि इलास्टिक स्टिफनेस क्या है? इसका मतलब क्या है बेसिकली, मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन को, जब तक कि वो कहां पे हो? इलास्टिक जोन में हो। तो मतलब अगर ज्यादा स्टिफनेस होगी किसी की, तो क्या मतलब है? अगर ये ज्यादा स्टिफनेस होगी, उतना ज्यादा स्टिफ मटेरियल होगा, मतलब जितना ज्यादा मॉडुलस होगा। क्या बोल सकते हैं? जितना ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं, जितना ज्यादा मॉडुलस। अच्छा, मॉडुलस समझते क्या होता है? जब हम बात करते हैं ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, इसको हम और भी क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस बेसिकली यही शो करता है। क्या शो करता है? मटेरियल कितना रेजिस्ट होगा डिफॉर्मेशन अंडर द इलास्टिक जोन, दैट इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस। यानी जितना ज्यादा हमारा मॉडुलस होगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? स्टिफ होगा। मतलब जितना ज्यादा वो क्या होगा, जितना ज्यादा वो मॉडुलस होगा उसका, उतना ही ज्यादा क्या होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगी? स्टिफनेस होगी, है ना। स्टिफनेस होगी मतलब इतना ही ज्यादा वो रिवर्सिबल होगा, यानी उसका जो इलास्टिक जोन होगा वो ज्यादा होगा, ये बोलने का मतलब है। तो इलास्टिक स्टिफनेस बेसिकली क्या है? इलास्टिक स्टिफनेस आपको बता दिया मैंने, यंग मॉडुलस है ना। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है ना, वो क्या करता है ना, वो एक तरह की क्या होती है? स्लोप होती है। किसकी? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की एक तरह की स्लोप होती है, जो कि आपको कहां मिलती है? उसके स्टार्ट में मिलती है। ये कौन सा है हमारा? इनिशियल लीनियर रीजन है। ये इनिशियल लीनियर जो है, दिस इज द रीजन है। और इसी इनिशियल रीजन को हम बोलते क्या है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोलते हैं। यानी आप इस सीधी लाइन को क्या बोल सकते हैं? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोल सकते हैं। कहां पे मिलता है हमारे को ये इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस? जहां पे हम यहां पे बात करते हैं इलास्टिक स्टिफनेस की, जब तक ये मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है डिफॉर्मेशन को, वहीं पे हमें क्या मिलता है? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस मिलता है। तो ये बोला कि जो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक स्टिफनेस किसी भी मटेरियल की, कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है डिफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर जोन में। और वो पर्टिकुलर जोन कौन सा है? इलास्टिक डिफॉर्मेशन से नीचे, जहां पे रिवर्सिबल होता है। कोई भी मटेरियल जो है इसको डिफॉर्म भी करेंगे तो वापस से वो अपनी रीगेन कर लेगा शेप। लेकिन इसके बाद क्या है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगी, परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगी। तो समझ में आपको ये हॉच पॉच हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इनिशियल टेंजेंट की बात करें ना, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस बोल रहे हैं। तो इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस आपको वहीं पे मिलेगा। क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज द इलास्टिक स्टिफनेस जो है इसका आंसर हो जाएगा। इलास्टिक स्टिफनेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि ये क्या शो करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे को? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस किसी भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो इनिशियली हमारे को इलास्टिक जोन से नीचे मिलता है हमारे को, उसको हम बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। उसको बोलते हैं हम क्या? इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस भी बोलते हैं। यानी एक तरह की क्या है? स्लोप है, जो हमारे को क्या बताएगी? किसी मटेरियल की इलास्टिक स्टिफनेस के बारे में बताएगी। क्लियर हो गया इतनी सी बात? ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वो यूनिट क्या है? एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स का। तो बेसिकली यूनिट ऑफ एंट्रोपी इन थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? किलोवाट आवर्स है, जूल है, जूल पर केल्विन है, या फिर पास्कल है। तो बेसिकली ना एंट्रोपी क्या होती है? ठीक है, एंट्रोपी ना एक तरह की क्या होती है? इट इज अ मेजर ऑफ अ एनर्जी स्प्रेडिंग। क्या इसके बोलते हैं? एनर्जी के स्प्रेडिंग होने को क्या बोलते हैं? हम एंट्रोपी बोलते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोलो ना, जब हम हीट ट्रांसफर करते हैं ना, तो जब मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज्यादा रैंडम हो जाते हैं। मॉलिक्यूल रैंडम होने की वजह से क्या होता है? जो एंट्रोपी, रैंडमनेस होने की वजह से क्या होता है? इसी रैंडमनेस को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एंट्रोपी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं? जब हीट जो है ना वो ट्रांसफर होती है, हीट जब ट्रांसफर हो रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो बेसिकली क्या हो रहे हैं? उस स्टेट में मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा रैंडमनेस दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? रैंडमनेस दिखाते हैं। और इसी रैंडमनेस को बोलते हैं हम क्या? एंट्रोपी बोलते हैं।
मतलब इसको ऐसे समझो, मान लो कि एक आइस क्यूब है, ठीक है। अब ये जो आइस क्यूब है ये क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। अब एक आइस क्यूब जब मेल्ट हो रही होगी ना, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेसिकली क्या है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा रैंडम होंगे, है ना, वो ज्यादा क्या होंगे, रैंडमनेस दिखाएंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड से लेकर वो लिक्विड की तरफ को बढ़ रहे है कि नहीं। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें ना एंट्रोपी जो है हमारी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, इंक्रीज होती है। बेसिकली हम बात करें एंट्रोपी की, कब, जब हमें रैंडमनेस दिखेगी, जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होगी, ठीक है। कहां से सॉलिड से लेकर लिक्विड तक। इस एग्जांपल में समझो कि जब हम आइस क्यूब को देख रहे हैं, तो आइस क्यूब जब हीट ट्रांसफर हो रही है तभी तो ये मेल्ट हो रही है। अब मॉलिक्यूल्स जो है उस टाइम पे क्या है, ज्यादा रैंडमनेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, जो हमारा जूल होता है वो किसका होता है, बेसिकली वो एनर्जी का होता है कि नहीं। और जो हमारा केल्विन है, जो हमारा क्या है, केल्विन है, वो किसका है, बेसिकली टेम्परेचर का है। तो जो एंट्रोपी है, जो हमारी क्या है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या बताती है कि पर यूनिट टेम्परेचर में, टेम्परेचर पे कितनी कितनी एनर्जी जो है हमारी स्प्रेड हुई है, कितनी एनर्जी स्प्रेड हुई है, स्प्रेड हुई है या फिर स्प्रेड हो रही है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी जो है दैट इज द पर यूनिट टेम्परेचर पे कितनी एनर्जी आपकी स्प्रेड हो रही है, दैट इज नोन एज द एंट्रोपी। यानी एंट्रोपी क्या हो गया, जूल, क्यों, एनर्जी के नीचे क्या आएगा, पर यूनिट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द केल्विन। तो जूल पर केल्विन क्या है हमारा, एंट्रोपी हो जाएगा। कब होती है, जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो उस बेसिकली एंट्रोपी क्या, मेजर ऑफ एनर्जी स्प्रेडिंग, है ना, इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट सॉरी टेम्परेचर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जूल पर केल्विन जो है एंट्रोपी का क्या होगा, हमारा यूनिट होगा। क्लियर हो गया किस तरह से आया यूनिट। एंट्रोपी का भी पता लग गया, एंट्रोपी क्या होती है, हीट ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे मॉलिक्यूल जब रैंडमनेस दिखाते हैं, और इस रैंडमनेस को ही हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। और बेसिकली जो हमारी रैंडमनेस है वो क्यों है, ड्यू टू द हीट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो रैंडमनेस को मेजर करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि कितनी एनर्जी जो है वो स्प्रेड हुई है। अब इस रैंडमनेस को एक अलग नाम दे दिया जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। और एंट्रोपी जो होती है बेसिकली वो पर यूनिट टेम्परेचर पे कितनी स्प्रेड हुई एनर्जी के बारे में बात करता है। तो एनर्जी का होता है जूल, और हमारा केल्विन होता है टेम्परेचर का। तो जूल पर केल्विन जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्या है क्वेश्चन हमारा कि जो टर्म है ना बिग डाटा, ये क्या कैरेक्टराइज करता है। बेसिकली जो हम डाटा की बात करें तो ये सिर्फ डाटा से रिलेटेड है, तो कभी ऐसे मत सोचना कि पानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वॉल्यूम की हो रही है, वेलोसिटी की हो रही है, वेराइटी की हो रही है, या फिर ओनली वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ये बोला कि बड़ा डाटा कौन सा होता है, वैसे बेसिकली ना 5 वी होते हैं। क्या होते हैं, 5 वी होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, दैट इज द वॉल्यूम। क्लियर हो गया, पहला हो गया वॉल्यूम। मतलब कि जैसे आप देखते हो ना, टीबी में देख लिया आपने या फिर पीबी में देख लिया, ठीक है। ये जो टीबी वगैरह है ना, ये सब बोलते हैं हम वॉल्यूम में। जैसे कि मतलब आप ऐसा समझो कि कितना वॉल्यूम, पता क्या बता रहा है कि कितना ज्यादा वॉल्यूम, कितना ज्यादा वॉल्यूम नहीं, कितना ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है, कितना ज्यादा डाटा जनरेट हो रहा है, किसमें, साइज में बताता है वो वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम को ऐसे समझो कि वॉल्यूम जो है दैट इज रिलेटेड टू द साइज। यानी हम आपको अगर डाटा की बात करनी पड़े तो हम बोलेंगे वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम पे हम साइज पे बोलेंगे। जैसे कि टीवी में, यानी कितना ज्यादा डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉल्यूम में आप देखो जो भी हमारा सोशल मीडिया है, अब सोशल मीडिया में डेली के उसमें बिलियंस ऑफ जो हमारी फोटोज है या फिर वीडियोज है, वो सब क्या हो रही है, अपलोड हो रही है। तो उन सब का जो नंबर है साइज में, वो कौन बताएगा हमारे को, वॉल्यूम दिखाता है। सेकंड ऑफ ऑल क्या है, दैट इज द वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब कोई भी डाटा जो है कितनी तेजी से, कोई भी डाटा जो है कितनी तेजी से जनरेट हो रहा है, या फिर वो क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, उसको कौन दिखाता है, हमारा वेलोसिटी दिखाता है। बिग डाटा की बात करें ना, डाटा के बारे में बात करें, तो मैंने बोला वेलोसिटी के बारे में। जैसे कि आप देखते हो स्टॉक मार्केट। अब जो स्टॉक मार्केट है आपको एक रियल टाइम दिखाता है ना, रियल टाइम में दिखाता है आपको कि स्टॉक मार्केट ऊपर गया नीचे गया। या फिर आप किसी सेंसर को देख लो, है ना, जो सेंसर का डाटा होता है वो भी हमको रियल टाइम में वेलोसिटी बता रहा है, मतलब कितनी तेजी से हमारा जनरेट हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है। कोई भी जैसे हम बात करें, हम किसकी डाटा की बात करें, कोई भी डाटा हो, चाहे फोटोज हो, वीडियोज हो, कुछ भी हो, तो वो सब क्या है, हमको वेलोसिटी दिखाता है। थर्ड वन क्या है, दैट इज द वैरायटी। अब वैरायटीज में क्या आ गया, टेक्स्ट हो गया, है ना, वीडियोज हो गई, फोटोज होगी आपकी, है ना, और क्या हो सकती है, और या तो सेंसर डाटा हो गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, या तो फिर कोई लोगों ने लॉग्स दिए, व्लॉग्स दिए। तो ये सब जो है हमारी वैरायटीज को बताता है कि देखो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास डाटा है ना, उसकी कौन कौन से फॉर्म है और क्या क्या उसके टाइप है, उसके बारे में, उनकी अलग अलग डाटा के बारे में हमको कौन बताता है, उनकी वैरायटीज के बारे में बताता है, ठीक है। एक होता है फोर्थ, यहाँ पे नहीं है वो, पर हम बोल सकते हैं उसको फोर्थ क्या है, दैट इज द वेरासिटी। क्या बोलते हैं इसको, वेरासिटी। बेसिकली ये क्या बताता है, डाटा की रिलायबिलिटी, डाटा की रिलायबिलिटी बताता है। कौन बताता है हमको, वेरासिटी बताता है। फिफ्थ क्या हो गया, वैल्यू, ठीक है, डाटा से मिलने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताता है। तो 5 वीज होते हैं, कौन कौन से, एक तो वॉल्यूम हो गया, वैरायटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक वेरासिटी हो गया, एक हो गया वैल्यू हो गया। तो ये 5 चीजें होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जो हमारा बिग डाटा है ना, वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, जो हमारा बिग डाटा, अगर यहाँ पे 2 वी और होते ना तो वो भी होते। तो जो बिग डाटा है वो हमें ये बता रहा है कि डाटा के वॉल्यूम कितना है, वेलोसिटी कितनी है, वैरायटी कितनी है। तो बिग डाटा को जनरली क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वी, वैसे वी क्यूब, ठीक है, वी क्यूब बोलते हैं किसको, बिग डाटा को बोलते हैं। समझ में आया आपको, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी एंड वेरासिटी एंड वैल्यू के बारे में। वैल्यू क्या देता है, इन्फॉर्मेशन। वेरासिटी क्या देता है, डाटा कितना रिलायबल है। वैरायटी क्या देता है, टेक्स्ट, वैल्यू, सॉरी टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, सेंसर डाटा, लॉग्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए। तो ये सब चीजें जो है हमको वैरायटी दिखाएगा। वेलोसिटी यानी कोई भी चीज कितनी जनरेट हो रही है, कितनी फास्ट जनरेट हो रही है। वॉल्यूम यानी उसके साइज से रिलेटेड। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट इन द मोस्ट इफेक्टिवली। क्या वो इलेक्ट्रिक कार चलाने से होगा, प्लास्टिक बैग से होगा, स्विच टू सोलर एनर्जी से होगा, या फिर एयर कंडीशनर को रात को लगाने से होगा। ये बेसिकली आप इसका आंसर जानते ही होंगे, पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो क्या होता है, वो होता है कि कितना टोटल ग्रीन गैस, क्या बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस जो है, जो किसके होता है, मेनली तो सबसे पहले तो किसकी वजह से होता है, दैट इज CO2 की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और भी होता है किसकी वजह से, मीथेन की वजह से भी होता है। तो ये बोल रहा है कि कितना टोटल ग्रीन हाउस गैस जो है ड्यू टू, बिकॉज मेनली CO2 और CH4 से होता है, रिलीज हो रहा है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज।
इंसानों की कुछ भी काम करने की वजह से जितना भी हमारा क्या हो रहा है, जितना भी हमारा ग्रीन हाउस गैसेज जो है रिलीज हो रहे हैं इन द एनवायरमेंट ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, उसी को ही बोलते हैं हम कार्बन फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं उसको हम? कार्बन फुटप्रिंट। कितना रिलीज हो रहा है? बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर हो गया कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं CO2 के बारे में, है ना? तो यहाँ पे अगर जो पूछे कि कौन कौन सा हमारा रिड्यूस कर सकता है इफेक्टिवली, तो हम कौन सा बोलेंगे? क्या हम बोलेंगे यूजिंग द प्लास्टिक बैग बोल सकते हैं। देखो जो भी प्लास्टिक बैग्स होता है ना, वो प्लास्टिक बैग्स क्या है? वो पॉल्यूशन है एक तरह का। अच्छा ये पॉल्यूशन है, पर क्या है बेसिकली जो हमारा कार्बन इमिशन है ना, उस पे इंपैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है? इन कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा कार्बन इमिशन जो है वो कम होता है, पर ये ना एनवायरमेंट के लिए यानी लोकल एनवायरमेंट के लिए ये हानिकारक है कि नहीं? तो यूजिंग अ प्लास्टिक बैग एक इफेक्टिव तरीका नहीं है अगर ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है ना। देखो पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा है ये कर रहा है ग्रीन हाउस गैस की फैक्ट की बात कर रहा है, जो किसकी वजह से होता है? मेनली CO2 की वजह से होता है, यानी कार्बन एमिशन की वजह से होता है। इसकी वजह से कार्बन एमिशन की वजह से होगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या रखना है आपको कि कार्बन एमिशन की वजह, कार्बन एमिशन को अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या कर सकते हैं? मोस्टली इफेक्टिव तो हम प्लास्टिक बैग यूज नहीं कर सकते, ठीक है? बेशक इससे कार्बन एमिशन तो नहीं होता है, लेकिन कम होता है एज कम्पेयर टू, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, ऐसा होता है कि इन कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि प्लास्टिक बैग से जो कार्बन एमिशन है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन ये लोकल एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दैट इज वाई प्लास्टिक बैग जो है ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है कार्बन एमिशन को कम करने का। दूसरा, अगर जो हम बात करें यूजिंग द एयर कंडीशनिंग एट अ नाइट, तो क्या ये बहुत अच्छा तरीका है? इससे तो क्या होगा? इससे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। आपको इसके तह तक जाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है कि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए यानी ज्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी। अभी ज्यादा एनर्जी किससे बनेगी? जिसकी वजह से ज्यादा हमारा कार्बन एमिशन होगा। तो क्या ये इफेक्टिव तरीका? बिल्कुल नहीं, ये तो इफेक्टिव तरीका बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एसी जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी। एनर्जी से क्या बनेगा? ज्यादा ज्यादा हमारा कार्बन एमिशन बनेगा। दैट इज वाई हम ना ये बोल सकते हैं। तीसरा क्या है कि ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार्स। अब आप लोगों ने बोला होगा कि यार ड्राइविंग द इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो बिल्कुल सही तरीका है, एक इसमें भी हो सकता है, एक तो स्विचिंग टू सोलर एनर्जी भी हो सकता है। तो जिनको इलेक्ट्रिक कार में वो है ना कि इलेक्ट्रिक कार सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत है? देखो इलेक्ट्रिक कार जो है वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रिसिटी लेती है, ठीक है? यानी इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कोल से लाए, अगर जब इलेक्ट्रिसिटी को, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वो क्या पता हमारी कोल से आ रही हो, अगर वो कोल से आ रही होगी तो हम क्या बोल सकते हैं? वो स्टिल इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? CO2 रिलीज कर रहा है कि नहीं? वो इनडायरेक्टली क्या है? CO2 रिलीज कर रहा है, जो कि सबसे बेकार तरीका है। बेशक ये पेट्रोल कार से अच्छा तरीका है ड्राइविंग द इलेक्ट्रिक कार्स, बट ये इतना ज्यादा क्लीन नहीं है एज कंपेयर टू सोलर। तो इन दोनों में अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो यहीं से पता लग जाएगा कि देखो ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार जो है वो ठीक है, हमने मान लिया इलेक्ट्रिसिटी चलाते तो CO2 इमिशन जो है वो जनरली इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर जो कोल से हो रही होगी तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो CO2 है वो भी एक्स्ट्रा रिलीज होगा और जिसकी वजह से कार्बन फुटप्रिंट एफिशिएंटली कम नहीं होंगे। लेकिन पेट्रोल कार से तो अच्छा ही है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता था। दूसरा ऑप्शन क्या है? स्विचिंग टू द सोलर एनर्जी। अब ये सोलर एनर्जी ये तो सबसे रिन्यूएबल तरीका है करने का, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब ये चीज तो आपको पता लगी होगी, है ना? देखो सबसे पहले तो ये सोर्स ही बहुत अच्छा है ना? और यहां से क्या है? कोई भी CO2 इमिशन नहीं होता है, ठीक है? और सबसे क्लीन तरीका है किसके लिए? पावर जनरेशन का। तो पावर जनरेशन के लिए भी क्या रहेगा हमारा? बेस्ट रहेगा क्या? स्विचिंग टू सोलर एनर्जी, ठीक है? और लॉन्ग टर्म जो कार्बन हमारे जा रहे हैं वो भी थोड़े कम हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में भी ये बेस्ट यूज हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म कार्बन सेविंग में भी ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। इट इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको 4-5 तरीकों से देखना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपको ये सब सारे जो पॉइंट्स है इनको ध्यान में रख के ही बात करनी पड़ेगी कि क्या क्या बात हो रही है, ठीक है? तो कार्बन एमिशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? मोस्ट एफिशिएंटली कौन सा है? आप ऐसा करो कि सोलर एनर्जी को शिफ्ट कर जाओ, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो मिटिगेशन है उसका क्या मतलब होता है? देखो मिटिगेशन का मतलब होता है ना, जब हमारे पास डिजास्टर आ रहा है ना, कोई भी डिजास्टर, मतलब कोई भी डिजास्टर आ नहीं रहा है, डिजास्टर के आने से पहले आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लो जिनसे कि आप डिजास्टर से बच सको। जैसे कि हम बात करें कि उसका जो इंपैक्ट है ना उसको कम करना है। डिजास्टर आने से पहले ही उसको हमें को क्या करना है? कम करना है। उसके इंपैक्ट को ही हमारे को क्या करना है? कम करने के लिए यूज होता है, ठीक है? और इसमें क्या है कि जैसे लोगों की प्रॉपर्टी होगी या फिर उनकी लाइफ होगी, उन सबको इजीली क्या है? बचा सकता है। इसलिए बोलते हैं मिटिगेशन का। मिटिगेशन का मतलब बेसिकली पता क्या है कि डिजास्टर के आने से पहले ही आप क्या कर दो? उसके इंपैक्ट को कम कर दो, ठीक है? अब आप अर्थक्वेक आ रहा है, अब अर्थक्वेक को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे बचने वाली चीजें क्या कर सकते हैं? आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी पहले वाली बना सकते हैं, ठीक है? आप पहले से ये चीज कर सकते हैं। अगर जो कोई फॉरेस्ट फायर आ रही है तो फॉरेस्ट फायर एरिया में आप एक फायर ब्रेक लगा सकते हैं। फायर ब्रेक्स जो है वो वहां पे बना सकते हैं, जिससे क्या हेल्प होगी कि फॉरेस्ट फायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अब साइक्लोन आ रहा है तो साइक्लोन आने से पहले ही आप क्या कर दो? लोगों को वार्न कर दो कि भाई तटों पे मत नहीं जाना, साइक्लोन आ रहा है। तो वहां से ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसी ऐसी जो हमारी चीजें है ना, वो सब किससे करते हैं? मिटिगेशन से। मिटिगेशन मतलब डिजास्टर आने से पहले ही हम उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए जो जो चीजें करते हैं ना इस्तेमाल, उन सब के बारे में बोलता है, जिससे कि एक लाइफ के लिए भी एश्योरिटी मिल जाती है और प्रॉपर्टी के लिए भी एश्योरिटी मिल जाती है। जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना, फायर ब्रेक्स करना जहां पे फायर फॉरेस्ट होगा, है ना? और वार्निंग दे देना बिफोर द साइक्लोन से पहले हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया? ऐसे बेसिकली ना इसके ना 4 फेज होते हैं। क्या होते हैं? 4 फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। 4 फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले तो आप काम करो, क्या करो? उसके इंपैक्ट को कम करने के लिए तो आप क्या करो? मिटिगेशन करो। क्या होता है? मिटिगेशन यानी पहले से ही रिस्क कम करो, पहले से ही रिस्क कम करो, रिस्क कम करना, ठीक है? तो ये होगा मिटिगेशन। सेकंड ऑफ ऑल क्या है? प्रिपेयर्डनेस। क्या होता है प्रिपेयरनेस? तैयारी करना। जैसे कि ड्रिल्स दो, लोगों को बताओ किस तरह से करने हैं, प्लान्स दो उनको, है ना? उनको ड्रिल्स मतलब कि आप वो चीज जो होने वाली है ना उस सिचुएशन को आप ना रिपीट कर लो, मतलब उस सिचुएशन को आप पहले ही देख लो। जैसे कि आप मॉक टेस्ट क्यों देते हो?
इसलिए देते हो ना कि आप जब टेस्ट में जाओ तो वहां पे क्या है, आपको ज्यादा फियर ऑफ जो एग्जाम है वही निकल जाए आपका। तो मॉक टेस्ट देना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पहले ही क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो खुद को कि जब भी हमारे पास एग्जाम सामने आएगा तो मैं उसको कैसे टैकल करूंगा। वो चीज जो है आपको टेस्ट में ना हो, जो जो गलतियां मेरी मॉक में हुई है वो हमारी रियल टेस्ट में ना हो, तो उसी को बोलते हैं प्रिपेयरनेस। ये आपको बहुत भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तीसरा क्या है, दैट इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या है कि डिजास्टर के वक्त जो हेल्प देंगे, यानी रेस्क्यू या रिलीफ के लिए बात की है, रेस्क्यू या फिर रिलीफ की बात करते हैं यहाँ पे। रिस्पॉन्स देना, फटाफट से रिस्पॉन्स करना, रिस्पॉन्ड करना बेसिकली, ठीक है। फोर्थ क्या है, अगर डिजास्टर हो गया, ठीक है, डिजास्टर होने के बाद उसकी रिकवरी भी तो करना है। तो किसी नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए ये चार फेज जो है वो इंपॉर्टेंट है। काम करो, पहले से प्रिपेयर रहो, रिस्पॉन्स करो फटाफट, या फिर रिकवरी। लास्ट में क्या करना है, रिकवरी। नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए, लोगों को उससे उभारने के लिए उन्हें रिलीफ प्रोवाइड कराओ, हेल्प करो उनकी। तो ये चीज होती है, ये चार फेज होती है डिजास्टर मैनेजमेंट के। अब इसमें कि जो मिटिगेशन है उसका मतलब क्या है, तो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, इमीडिएट रिस्पॉन्स, या रिड्यूस डिजास्टर इंपैक्ट बिफोर इट अकर्स, या कंडक्टिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन। अब आप सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। अगर जब मैं पहले वाले को देखूं तो पहला वाला क्या है हमारा, दैट इज द पोस्ट डिजास्टर रिकवरी। तो ये पोस्ट डिजास्टर जो रिकवरी है ना, ये बेसिकली क्या है, रिकवरी फेज का पार्ट होता है। क्या है ये पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, बेसिकली रिकवरी फेज का पार्ट होता है। ये मिटिगेशन का पार्ट तो नहीं होता। इमीडिएट रिस्पॉन्स है ना, ये होता है हमारा रिस्पॉन्स फेज का। किसका होता है, हमारा रिस्पॉन्स फेज का हमारा पार्ट होता है, ठीक है। और कंडक्टिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, ये किसका पार्ट होगा, कोई भी इमरजेंसी रिस्पॉन्स होगी ना, उसके इमरजेंसी रिस्पॉन्स उसका पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि रिड्यूस द डिजास्टर इंपैक्ट बिफोर इट अकर्स, वो हम आपको क्या बोलते हैं, मिटिगेशन का मतलब है। तो समझ में आया आपको इसका आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर अ कॉलम एज पर IS 456 2000 के हिसाब से। अब मुझे नहीं पता कि आपने IS 456 2000 पढ़ा है कि नहीं, पर उसका जो क्लॉज है ना, क्लॉज नंबर 26533.1 जो है, ये किसके लिए, फॉर द कॉलम के लिए, फॉर द कॉलम के लिए। इसमें बोला है कि जो मिनिमम स्टील यूज होना चाहिए ना, मिनिमम स्टील जो है वो हमारे को कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का होना चाहिए। एक तो मिनिमम हो गया, दूसरा क्या है, मैक्सिमम स्टील जो यूज कर सकते हो आप, दैट इज इक्वल टू 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और या तो ऐसे बोल सकते हैं इसको 6% और साथ में लिखा है कि पार्शियली आप 4% यूज कर सकते हो, पार्शियली आप 4% कर सकते हो, मैक्सिमम कितना कर सकते हो 6%, और मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए 1% होना चाहिए। ये मतलब 1% क्यों होना चाहिए, देखो जितना कम स्टील रहेगा ना उतना ज्यादा ब्रिटल से मतलब जो ब्रिटल है, सॉरी, जितना कम स्टील रहेगा ना उतना, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रिटल फेलियर जो है वहां पे कम होगा, ब्रिटल फेलियर जो है वहां पे कम होगा। हम क्या बोल सकते हैं कि जितना कम स्टील रहेगा उतना ब्रिटल फेलियर के चांसेस क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉलम होता है उस कॉलम में एक्शियल और जो बेंडिंग होती है ना, एक्शियल और बेंडिंग होती है, वो बेसिकली क्या है, वो लोड कैरी करती है। तो जो डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ होती है ना, डक्टिलिटी और जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसके लिए जो मिनिमम चाहिए होता है वो कितना होता है, 1% चाहिए होता है, ठीक है। समझ में आया इसको। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मिनिमम कितना है। बेसिकली जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करें, जैसे मान लो कि एक कॉलम है, ठीक है। आप मान लो कि एक कॉलम है और उस कॉलम का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, मान लो वो कितना है 300, ठीक है, mm से लेकर 300 mm तक है, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज 90,000 mm स्क्वायर जो है वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बोला है कि मिनिमम स्टील कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए। तो 90,000 का 1% कितना हो जाएगा, 900 mm स्क्वायर। तो इतना स्टील जो है आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा ये 0.8 है, ये तो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर हमारे IS कोड में लिखा है, ये तो कम है। 1% तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा इसमें ये 6% तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए थी, अभी मैंने बताया 1% से लेकर 6% जो है, ये अगर लिमिट होती तो ये रेंज जो है ये बिल्कुल सही होती। तो हम बोलते हैं मिनिमम की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता रेंज ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं 1% से लेकर 6% जो है मिनिमम स्टील है, जो किसमें लिखी है, हमारे 456 2000 में लिखी है, ठीक है। इसके लिए फॉर द कॉलम के लिए। क्लियर हो गया इतना, क्या है इसका आंसर, दैट इज 1% जो है इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट इज व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द ब्लीडिंग इन द कंक्रीट। क्या इम्प्रॉपर क्योरिंग, एक्सेस वाटर इन मिक्स, या यूज ऑफ फाइन एग्रीगेट्स, या फिर लेस वाइब्रेशन की वजह से आप ब्लीडिंग आ सकती है। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है, वैसे ब्लीडिंग क्या होती है बेसिकली, ये क्या होता है ना, जब हम कंक्रीट मिक्स को देखते हैं ना, उस कंक्रीट मिक्स में जब आप एक्सेस वाटर मिला देते हैं, क्या होता है, एक्सेस वाटर यही लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, यही बता दिया मैंने। जब आप क्या करते हो, एक्सेसिव वाटर को ऐड करते हैं ना, तो उसकी वजह से होता क्या है, अब एक्सेसिव वाटर क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि देखो हमारे को ना वर्केबिलिटी बढ़ानी होती है। देखो जब भी हमारा कंक्रीट है ना वो पास थ्रू होगा किससे, पाइप के थ्रू पास होगा, है ना। जब आप सक्शन करते हो, यानी एक नीचे वाली बिल्डिंग से लेकर ऊपर वाली बिल्डिंग, यानी नीचे ग्राउंड से लेकर अगर आपको बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक कंक्रीट पहुंचाना है, तो या तो आप सीढ़ियों से जाओ, इफेक्टिव वे क्या है, या तो आप क्या करो, एक पाइप लगाओ और ऐसी मशीन आती है जो कि यहाँ से कंक्रीट को सक करेगी और यहाँ पे डालेगी। तो कई बार क्या होता है, कोई भी अनप्रोफेशनल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए वहां पे पानी डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारा मिक्स है। अब यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी जो हैवी मटेरियल है वो तो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। ये किस में होगा, या तो वो कॉलम में होगा। अब कॉलम में क्या कर दिया आपने, कंक्रीट का मिक्स डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए आपने पानी डाला था, अब कंक्रीट तो नीचे बैठ गया, ठीक है। लेकिन अभी मतलब कंक्रीट नीचे बैठ चुका है, लेकिन आपने यहाँ पे एक्सेस पानी मिलाया। अब इस एक्सेस पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा और बाकी का जो हमारा कंक्रीट है वो नीचे बैठ जाएगा, जिसकी वजह से क्या, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये होता है मतलब जब आपने कंक्रीटिंग कर ली ना, इसके कुछ समय बाद ही होता है। और ये किस पे इफेक्ट करता है, सीधा सीधा ये इफेक्ट करता है हमारी स्ट्रेंथ पे और कंक्रीट का बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, सॉरी डिपेंडिंग इफेक्ट करता है। तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, जो उसकी बॉन्डिंग है वो भी डेफिनेटली कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मेन कॉज क्या मैंने यही बता दिया था कि जब हम एक्सेसिव वाटर मिलाते हैं ना, तो वाटर पार्टिकल्स क्या है वो बेसिकली ऊपर रहते हैं और जो हमारा कंक्रीट है वो नीचे बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, ड्यू टू द ग्रेविटी,
ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी सीमेंट पेस्ट नीचे नीचे और पानी ऊपर ऊपर, तो इसलिए क्या होता है, और सरफेस पे बेसिकली क्या बनता है, एक वीक लेयर बनती है। क्या बनती है? वीक लेयर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंक्रीट नहीं है, यहाँ पे भी कंक्रीट है, लेकिन पानी जो है वो एक्सेस में डाला गया है, तो वो जो कंक्रीट मिक्स होना था, ये जो हमारा मिक्स है ना, कंक्रीट मिक्स, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों लेयर्स में हो, इसका मतलब ये है कि दोनों मिक्सचर फॉर्म में हो, पानी अंदर हो और बढ़िया से हमारा बॉन्डिंग बने। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा है कि पानी नीचे, पानी जो है वो ऊपर बैठ रहा है, ऊपर है, और कंक्रीट जो है वो नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से ऊपर वाली लेयर क्या रहेगी, जनरली वीक रहेगी, है कि नहीं। तो इस वजह से क्या है, स्ट्रेंथ और कंक्रीट की जो भी बॉन्डिंग है उस पर डिपेंड, उस पर इफेक्ट करती है। तो क्या बोल सकते हैं आप कि कंक्रीट की जो भी हमारी कंक्रीट मिक्स है उसमें जब एक्सेस वाटर मिलाते हैं तो वो क्या करती है, हमारे को ब्लीडिंग देती है। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस वाटर इन अ मिक्स जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा, ये क्यों नहीं है, ये भी देखना जरूरी है कि ये वाले क्यों नहीं है। जब भी हम इम्प्रॉपर क्योरिंग करते हैं ना, तो ये बेसिकली क्या है, ये हाइड्रेशन का प्रोसेस है। अब हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो ना ब्लीडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं करता है। तो हम बोलते हैं कि इम्प्योर क्योरिंग जो है वो एक तरह का क्या है, इट इज अ हाइड्रेशन प्रोसेस है, और ये डायरेक्टली किसको इफेक्ट नहीं करता, ब्लीडिंग को नहीं इफेक्ट करता इन कंक्रीट में। क्लियर हो गया? यूजिंग ऑफ अ फाइन एग्रीगेट, सबसे गलत आंसर यहाँ पे, ये कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फाइन एग्रीगेट जो है वो पानी को होल्ड करके रखते हैं अंदर, होता है कि नहीं। ये चीज मैंने आपको सॉइल में बताई थी कि जो ये हमारे ये जो सॉलिड्स है, ये सॉलिड जो है फाइन हमारे पानी को होल्ड करके रखता है, यानी ये जो हमारा कंक्रीट मिक्स है ये डेफिनेटली कंक्रीट मिक्स ही रहेगा, लेयर्ड में नहीं रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि फाइन एग्रीगेट को यूज करना, और जिसने भी ये टिक किया होगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल राइट, ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। इम्प्रॉपर क्योरिंग भी रॉन्ग आंसर है। और जब हम लेस वाइब्रेशन करते हैं ना, तो इससे जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हनी कॉमिंग। क्या होती है? हनी कॉमिंग। ये ब्लीडिंग का कोई भी कॉज नहीं करती। तो ना तो लेस वाइब्रेशन है, ना एक्सेस वाटर, सॉरी इम्प्रॉपर क्योरिंग है, ना ही यूज ऑफ अ फाइन एग्रीगेट है। तो ये सारे रॉन्ग है। बचा कौन सा? एक्सेस वाटर इन अ मिक्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? द रिलेशनशिप बिटवीन द परमेबिलिटी एंड द वॉइड रेशियो फॉर अ सैंडी सॉइल इज, बेसिकली आपको पता है कि परमेबिलिटी क्या होती है? परमेबिलिटी होती है सॉइल की वो एबिलिटी जिससे कि पानी थ्रू पास करा सके। मतलब ये सॉइल है, अब परमेबिलिटी इसकी अगर हाई रहेगी तो पानी यहाँ से इजीली पास हो जाएगा, परमेबिलिटी कम रहेगी तो यानी क्ले होगी, तो क्ले में परमेबिलिटी ऑलरेडी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से पानी जो है इजीली पास नहीं करता। दैट इज नोन एज द परमेबिलिटी। क्या यूनिट होते हैं इसके? मीटर पर सेकंड, या फिर क्या बोलो, सेंटीमीटर पर सेकंड होते हैं। ठीक है? किसके लिए हाई होती है? कोई भी हमारी सैंडी सॉइल रहेगी उसके लिए क्या रहती है, हाई रहते हैं। और मैंने बता दिया कि क्ले के लिए क्या रहते हैं, ऑलरेडी परमेबिलिटी हमारी लो रहती है। क्लियर हो गया? वॉइड रेशियो क्या होता है? बेसिकली वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ये मैंने आपको सॉइल में अच्छे से पढ़ाया है, किसी को नहीं पता लग रहा है तो जाके मेरे सॉइल के लेक्चर भी देखना। ठीक है? अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि अभी 8 जून को पेपर है, तो उससे पहले मैं एक मॉक टेस्ट कराना चाहता था। दैट इज वाई कि यहाँ पे ये चीज है। ठीक है? दूसरा क्या है कि वॉइड रेशियो क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो ये हो गया हमारा वॉइड रेशियो। ठीक है? अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? इन दोनों का रिलेशनशिप पता क्या है कि यहीं पे देख लो, यही समझ लो। अगर मैं बोलूं कि किसी भी सॉइल के बारे में बात करते हैं ना, अगर ये सॉइल है, इस सॉइल के जो हमारे पोर्स है, यानी इसकी जो छेद है वो बड़े बड़े, क्या है वो? बड़े बड़े है। तो ये बड़े बड़े हैं और साथ में इंटरकनेक्टेड है। क्या है? इंटरकनेक्टेड वॉइड्स है। तो क्या होगा अगर बड़े बड़े और इंटरकनेक्टेड है, तो जो पानी है ना वो इजीली उसको एक पाथ मिल जाएगा चले जाने का। तो हम बोल सकते हैं कि जिसके वॉइड रेशियो ज्यादा होंगे, उसके जो भी वॉइड रेशियो हमारे ज्यादा होंगे ना, उसमें क्या होगा, बेसिकली हमारा जो पानी है के है वो हमारा ज्यादा होगा। क्यों होगा कि नहीं? और जिसकी वॉइड रेशियो बहुत छोटे छोटे हैं, यानी क्ले की बात कर रहे हैं, तो क्ले के अगर जो वॉइड छोटे हैं तो पानी उसमें एंट्रैप रहेगा। अब पानी एंट्रैप रहेगा तो होगा क्या कि परमेबिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन या सबसे सही ऑप्शन क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो के है दैट इज इक्वल टू ई स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ। क्या ये वाला होगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा क्या? ये सी इसका आंसर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता इसका आंसर। तो सी तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। और क्या हो सकता है कि ई जो है, अच्छा एक और इसका ना वो है, एक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में कि ई जो है दैट इज इक्वल टू वॉइड रेशियो का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। ठीक है? 1 प्लस ई जो है इसका क्या है, एक तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, हमारे परमेबिलिटी और ई के इक्वल्स टू। यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन लगाना। तो के क्या है? बेसिकली ई का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई। अब मुझे बताओ क्या ये वाला सही होगा? के का स्क्वायर, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, क्या ये सही होगा? देखो ये जो ई स्क्वायर है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है और ये नॉन स्टैंडर्ड भी है। तो ये जो है आंसर हमारा डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा रॉन्ग? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड। ये कहीं ना कहीं यूज हुआ होगा लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है? जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे, जितने ज्यादा वॉइड रेशियो होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, परमेबिलिटी होगा। तो इसका सबसे सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है? एक और क्वेश्चन आया था यूपीएससी में ऐसा ही कि वॉइड रेशियो जो है, जब वॉइड रेशियो आपका 0.4 रहेगा या 0.8 रहेगा, तो उस टाइम पे जो हमारा फ्लो होगा वाटर का वो क्या होगा? यहां पे हम बोल सकते हैं कि स्लो फ्लो होगा, और 0.8 पे क्या बोलेंगे हम? फास्ट फ्लो होगा। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे, मोर द वॉइड्स मोर विल बी द परमेबिलिटी। क्लियर हो गया इतनी सी बात? तो ना ये होगा ना ये होगा, ये तो इसकी पावर को अंडरमाइन कर रहा है, तो हम ये तो बिल्कुल भी बोलेंगे। लास्ट वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये वाला भी बिल्कुल गलत है। लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, शायद उनको अगर ये वाला फॉर्मुला याद है तो वो बोलेंगे कि यार ई स्क्वायर भी तो था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेनी है, जैसे कि परमेबिलिटी इज इक्वल टू वॉइड रेशियो, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉइड रेशियो। जितने ज्यादा वॉइड रेशियो उतना ज्यादा परमेबिलिटी। समझ में आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ द फ्लो नेट हैज अ 4 चैनल, यानी जो हमारा फ्लो नेट है उसमें अगर जो 4 चैनल है और 10 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, एनडी हमारे पास कितने हैं? 10 है। तो बताओ जो सीपेज है अंडर डैम पर यूनिट विड्थ जो है, पर यूनिट विड्थ यानी एच जो है, एच की वैल्यू 1 है, इज गिवन बाय विच ऑफ दीस फॉर्मुला, ए, बी, सी या डी? ये किसमें? अच्छा सबसे पहले ना एक बात जान लो, जो फ्लो नेट होता है बेसिकली ये किस लिए यूज होता है? ये हमारे को ना सीपेज की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है ना सीपेज रिलेटेड, उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है हमारा। क्या यूज होता है हमारे लिए? दैट इज द फ्लो नेट। फ्लो नेट क्या होता है? इस तरह से दिखता है वो फ्लो नेट। ठीक है? ऐसे ऐसे करके दिखता है। ठीक है? तो फ्लो नेट्स में 2 चीज होती है, एक तो होती है हमारी फ्लो चैनल होती है। ठीक है? जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल है ना यहाँ पे, उनको हम बोलते हैं फ्लो चैनल बोलते हैं। क्लियर हो गया? फ्लो चैनल क्या हो गया? और जो एनडी है यानी इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, क्या है?
पोटेंशियल ड्रॉप। इक्विपोटेंशियल जो हमारा ड्रॉप है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली, जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हेड है ना वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है। क्या होता है, हमारा जो हेड है वो ग्रेजुअली क्या होता है, रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है। क्या बोला मैंने, फ्लो चैनल बेसिकली क्या है, जहां से वाटर जो है हॉरिजॉन्टल जो फिजिकली पास करेगा ना वाटर, उसको हम बोलते हैं फ्लो चैनल। सिंपल सी भाषा, एनएफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एनडी क्या हो गया, हमारा इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हो गया, जो वाटर के प्रेशर को, जो वाटर का प्रेशर है बेसिकली उसका जो हेड है वो ग्रेजुअली क्या करता है, डिक्रीज करता है हर एक पॉइंट पे। तो वर्टिकली जो हम बात करेंगे तो क्या ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है। तो ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारा दैट इज द एनडी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बस आप सिंपल सी बात समझो कि जो हमारा फॉर्मुला है ना, उस फॉर्मुले में इसको डालना है। अब फॉर्मुला क्या है, दैट इज द क्यू इज इक्वल्स टू हमारा के एच एन एन एफ होता है शायद, है ना, एन एफ अपॉन द एन डी। क्या होता है हमारे पास, दैट इज एन एफ अपॉन एन डी। तो ये हमारा फॉर्मुला, इसे आप खन्ना से भी याद रख सकते हो। कैसे, डिस्चार्ज इज इक्वल टू के एच एन एन। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज एफ डी, खन्ना की एफ डी। ये एक तरह का क्या है फॉर्मुला है। इस फॉर्मुले में क्या है, हमारी परमेबिलिटी है। एच क्या है हमारी, दैट इज द टोटल हेड कॉस्ट। क्या है एच हमारा यहाँ पे, दैट इज द टोटल हेड जो है हमारा, जो किसकी वजह से हो रहा है, कॉजिंग द फ्लो। टोटल हेड की वजह से ही हमारा क्या होता है, फ्लो होता है ना। वही चीज बोल रहा है कि एच हमारा टोटल हेड कॉजिंग द फ्लो, और हमारा क्या है, एनएफ क्या है बेसिकली, दिस इज द फ्लो चैनल, एंड एनडी क्या है हमारे पास, दैट इज द इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अब इस फॉर्मुले में डायरेक्टली आप पुट कर दो तो यहाँ पे हमारे वैल्यूज मिल जाएगी। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, के की कोई वैल्यू नहीं बताइए तो के ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब जो एनएफ है वो क्या है हमारे पास, सॉरी जो एच है हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है ना यूनिट विड्थ है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर एच इज इक्वल टू 1 जो है, अगर एच इज इक्वल टू 1 है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि के मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए कि नहीं। तो ये वाला कहाँ पे मिल रहा है हमको, के 10/4 मिल रहा है। क्या ये तो उल्टा है ना, के 4/10 मिल रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। के इंटू 40 क्या बोल रहा है, के इंटू 4 इंटू 10, तो ये तो रॉन्ग हो गया है ना। और ये क्या बोल रहा है हमारा अंडर रूट ऑफ, इसका अंडर रूट लगा दूं मैं अगर 4 इंटू 10, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हॉचपॉच हो गया वैसे सारा कुछ, पर आप इजीली क्या समझ सकते हो, खन्ना के फॉर्मुले से, खन्ना की जो एफडी है उसके फॉर्मुले से आप समझ सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा खन्ना का एग्जांपल है क्या है, दैट इज द के एच एन अपॉन एन एफ डी। क्लियर हो गया, के परमेबिलिटी होगी, एच हमारी क्या होगी, दैट इज द हेड, टोटल हेड है जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है, और एनएफ क्या है हमारे पास, दैट इज द फ्लो चैनल। फ्लो चैनल है तो फ्लो से याद रखना एफ, और पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल डी से याद रखना डी, तो एनडी से रिप्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया किस तरह से निकालना है हमारे को। ठीक है, ये पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे अगर जैसे भी लिखा होता कि के मल्टीप्लाई बाय 0.4 लिखा होता, या फिर ऐसे लिखा होता 0.4 के लिखा होता, तब भी आप क्या चूज करते, इसी को चूज करते। इतना तो बताइए ना आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सॉइल का सैंपल है जिसका कोहेजन कितनी है, 0 है, यानी वो क्या है, कोहेजन लेस है। कोई भी सॉइल सैंपल है, इट इज द कोहेजन लेस। और दूसरा क्या है कि फाई की वैल्यू कितनी दी है, फाई की वैल्यू दी है 30 डिग्री एंगल दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, जो एंगल ऑफ रिपोज है वो कितना होगा, 50 30 ये सब कुछ है। तो सबसे पहले ना इंपॉर्टेंट क्या है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली क्या होता है ना, ये एक ना मैक्सिमम एंगल होता है जिसपे कि कोई भी लूज सॉइल, जिसपे कि कोई भी जो लूज सॉइल है, ये जो लूज सॉइल है ना, अपने आप बिना किसी सपोर्ट के ये ना अपने आप जो है किसी एंगल पे ना टिकी रह सकती है। यानी अगर आपको पता लगा कि भाई इसका जो एंगल ऑफ रिपोज मान लो कि 30 डिग्री है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि कोई भी लूज सैंड, जैसे कि अगर मैं सैंड की बात करूं और सैंड को अगर मैं 30 डिग्री एंगल पे रख दूं ना, तो वो बिना किसी सपोर्ट के ना अपने आप ही टिकी रह सकती है। वो कौन दिखाता है आपको, एंगल ऑफ रिपोज, यानी वो मैक्सिमम एंगल जो किसी लूज सॉइल के अपने आप टिकने वाली, जो मतलब अपने आप टिक सकती है, तो उसको कौन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे को, ये हमारे को सॉइल के, ऐसे बोल सकते हैं सॉइल की जो सरफेस है, सॉइल की जो सरफेस है, सरफेस पे जो स्लाइडिंग है, सरफेस पे जो स्लाइडिंग है, इस स्लाइडिंग के अगेंस्ट जो हमारे को रेजिस्टेंस दिखेगी, वो कौन दिखाएगा हमारे को, दैट इज द, हमारे को कौन दिखाएगा, एंगल दिखाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉइल के सरफेस पे स्लाइडिंग के अगेंस्ट जो भी रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगी उसके बारे में दिखाता है। समझ में आया आपको एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है बेसिकली, है ना। दूसरा क्या है कि जब ना कोहेजन, व्हेन कोहेजन जब 0 होता है ना, तो उस केस में जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है, एंगल ऑफ रिपोज जो होता है ना हमारा, वो किसके बराबर होता है, वो होता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंटरनल फ्रिक्शन के बराबर होता है। कब होता है ये केस, जब हमारा जो कोहेजन है वही क्या हो गया, 0 हो गया, तो जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पे फाई कितना है, दैट इज 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री क्या होगा बेसिकली, कोहेजन तो 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 30 डिग्री के बराबर किसकी हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज के। लेकिन केस कौन सा है, जब कोहेजन क्या है, 0 है। तो आपको इनसे कुछ भी सर्च नहीं करना था, सिंपली आपको फाई देखना था और फाई से रिलेटेड हमारे को आंसर बताना था। कब होता है ये केस, जब कोहेजन जो है वो 0 है। क्या बताता है हमारे को, सॉइल की स्लाइडिंग, सॉइल जब स्लाइड कर रही है, उस स्लाइडिंग के अगेंस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, उस एंगल को कौन दिखाता है, एंगल ऑफ रिपोज दिखाता है। समझ में आया आपको कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको, कि सॉइल का जो सैंपल है, अभी कोहेजन जो 0 है उसकी वजह से एंगल ऑफ रिपोज बराबर होगा एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के। समझ में आया, फाई इज इक्वल टू दिस। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी एंगल रिपोज, अच्छा इसमें कोई सॉइल नहीं दे रखी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे ना 50, यहाँ पे 15 नहीं था, ठीक है, यहाँ पे चलो 15 नहीं था यहाँ पे, ठीक है, ये तो बहुत छोटा हो गया ना 15, तो ये भी 15 है, ठीक है, ये भी क्या है, ये 15 ही है, तो 15 तो नहीं हो सकता है इसका। 45 का मिलता है हमारे को जब हमारी स्लोप है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी स्लोप है जब 1:1 की होगी ना, उस पॉइंट पे हमारे को एंगल ऑफ रिपोज क्या मिलता है, 45% मिलता है। ठीक है, 60 तो टोटली बहुत ज्यादा है, तो उस पर तो नहीं करेगा वो। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारी क्या होगी, सॉरी बहुत कम है, 60 जो है हमारी वो बहुत ज्यादा क्या है, स्टीप है, टू मच स्टीप ओवर देयर। तो हम बोल सकते हैं कि देखो ये जो हमारा 60 है ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सा हो सकता है हमारा आंसर, वही जो हमने अभी बताया। ठीक है, पता लगा आपको क्या है यहाँ पे आंसर इसका।
क्या है यहाँ पे आंसर बताओ, कौन सा आंसर, 30 विल बी आंसर। क्यों है आंसर, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज बराबर होगा किसके, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के, ठीक है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के। ये चीज आप खुद भी लिखना है, ठीक है, तो 30 का एंगल है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन इंजीनियरिंग तो मैंने करा दिया शायद, है ना, ये भी मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अंडर द एसडीजी गोल, गोल नंबर 6 है वो किससे रिलेटेड है। बेसिकली क्या है ना, जो हमारा यूएन है ना, यानी यूनाइटेड नेशन है, इस यूनाइटेड नेशन ने ना 17 गोल बनाए, कितने, 17 गोल्स बनाए हैं, जो कि हम चाहते हैं कि 2030 तक ना हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर करने के लिए क्या बनाया, बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स बनाए 2030 में, जो कि हमारे को क्या कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलप को एंश्योर करने के लिए। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं किया है, दूसरा क्या है कि जो 17 गोल्स है ना वो क्या है, बेसिकली सबसे पहले ना इसमें गोल्स आपको ये सारे के सारे ना याद रखने पड़ेंगे अगर आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला है हमारा क्या, सबसे पहला है दैट इज द नो, क्या है, नो, पहला है नो। सेकंड क्या है हमारा, जेब्रा, क्या है हमारा, दैट इज द जेब्रा। थर्ड क्या है हमारा, गिव्स, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, दैट इज द क्वालिटी। फिफ्थ क्या है हमारा, दैट इज द जेम्स, ठीक है। सिक्स्थ क्या है हमारा, दैट इज द क्लीनली, क्या है, क्लीनली। सेवंथ क्या है हमारा, दैट इज एंड। एट्थ क्या है हमारा, दैट इज द डिसेंटली। नाइन्थ क्या है हमारा, दैट इज इन, ठीक है। 10th क्या है हमारा, दैट इज द रिच। 11th विल बी द सिल्क एंड 12th विल बी द सिटीज। 13 क्या है हमारा, दैट इज द रिस्पेक्टिंग। 4th क्या है, 14 क्या है हमारा, दैट इज द 14 की दैट इज द क्लाइमेट, दैट इज द क्लाइमेट। 15 क्या है हमारा, दैट इज द लॉज, ठीक है। मैं ये देख के बोल रहा हूँ ताकि आपको ऐसे मतलब गलत ना हो, लॉज। 16 क्या है हमारा, लाइक लाइन्स, लाइक लाइन्स, ठीक है। 17 क्या है हमारा, प्रोमोटिंग पीसफुल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि सर ये कैसे एसडीजी है, मैंने नहीं, आपको याद करने का तरीका है। देखो सबसे पहले जब नो आएगा ना तो आपको पता क्या याद रखना है कि नो गरीबी, नो पोवर्टी, नो पोवर्टी। सेकंड, जब जेब्रा आएगा ना तो जेब्रा का मतलब होता है जीरो हंगर, जीरो हंगर। 2030 तक अचीव करना चाहते हैं ये लोग कि ये सब चीजें जो है हो जाए, बेसिकली कि नो पॉवर्टी हो, जीरो हंगर हो। फिर गिफ्ट्स में क्या आएगा आपका, गुड हेल्थ हो, आपकी क्या हो, गुड हेल्थ हो। साथ साथ में से याद भी करते रहना, ठीक है। क्वालिटी का क्या होगा, बेसिकली कि हमारे को ना क्वालिटी एजुकेशन देनी है लोगों को, क्वालिटी एजुकेशन देनी है हमारे लोगों को। जेम से क्या याद रखना है कि जितने भी हमारे जेंडर है, कोई भी है ना, उन सबकी इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात की। तो फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या है हमारे पास, दैट इज द क्लीन वाटर, क्लीन पानी, क्या है सिक्स हमारे पास, दैट इज द क्लीन वाटर। और यही चीज यहाँ पे पूछी है कि हमारा जो सिक्स गोल है वो बेसिकली क्या है, तो जेंडर इक्वालिटी है, नहीं जो जेंडर इक्वालिटी है वो बेसिकली क्या है, वो तो पांचवा है ना। और सिक्स कौन सा हमारा, दैट इज द क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की है, क्लियर हो गया। अब क्वालिटी एजुकेशन की बात कहाँ की है, फोर्थ में की है ना। ये ना एक नंबर की तरह याद रखना कि नो जेब्रा गिव्स द क्वालिटी जेम्स क्लीनली एंड डिसेंटली। अच्छा बेसिकली जब हम इन को सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सिक्स से वो कभी भी 8 लिख सकते हैं, कभी भी 10 लिख सकते हैं, तो पता होना चाहिए सारे के सारे, क्लियर हो गया। नहीं भी पढ़ने तो कोई बात नहीं, पर एक बार देख लेना जरूर, है ना। अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो अभी समझ लो इसको। एंड से रिलेटेड होता है अफोर्डेबल एनर्जी, क्या होता है, अफोर्डेबल एनर्जी की रिप्रेजेंट करता है, राइट। डिसेंटली से क्या होता है, डिसेंट वर्क, क्या चाहिए, डिसेंट वर्क चाहिए, ठीक है। इनसे क्या याद रखोगे आप, दैट इज द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, क्लियर हो गया। रिच से क्या याद रखोगे, रिड्यूस्ड, क्या याद रखोगे, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। तो क्या बोल सकते हो, जो हमारा 10वां है और जो हमारा क्या है, फोर्थ वन है, फोर्थ वन सॉरी फिफ्थ वन है, कहां गया, फिफ्थ वन ही है। फोर्थ, 10th और फिफ्थ वन जो है वो किसके बीच में, जेंडर के बीच में, जेंडर इक्वालिटी, रिड्यूस इन इक्वालिटी के बारे में, ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल सिल्क क्या है, दैट इज द सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल है। दूसरा सिटीज का क्या है हमारे पास, सिटीज जो है दैट इज फॉर द कंजप्शन,